Assalamu alaikum and a very warm welcome to EACT classes. My name is Tawqirul Islam. Today we are starting the topic of soils of India. ये आपके JKSSB के नायब तहसीलदार और बाकी एग्ज़ाम्स में भी पूछा जाता है. अगर आपने ऑलरेडी देखा होगा तो हमने EACT क्लासेस पे आपके डिज़ास्टर मैनेजमेंट को कवर किया है और उससे पहले हमने फिजिकल एंड पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ द वर्ल्ड को डिटेल में कवर किया हुआ है. इसके अलावा जो फिजिकल एंड पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया है, रिवर्स ऑफ इंडिया, क्लाइमेट ऑफ इंडिया, क्रॉप्स ऑफ इंडिया, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन ऑफ इंडिया, वो सारे वन शॉट सीरीज़ का हमने कवर किए हैं. अगर आपने अभी तक वो चेक नहीं किए तो यू कैन चेक देम आउट ऑन यूट्यूब चैनल. आप प्लेलिस्ट में जाके जी के बताओ कि सर पे जाके उनको चेकआउट कर सकते हैं. एंड इनकी पीडीएफ, इस वाले लेक्चर की पीडीएफ और बाकी सारे लेक्चर्स की पीडीएफ जो है वो eactclasses.versal.app पे मिल जाती है. नीचे डिस्क्रिप्शन में मोर पे क्लिक करोगे, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा जहाँ से आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगा. सो eactclasses.versal.app पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा. अगर हम आज के लेक्चर की बात करेंगे तो इन द फर्स्ट पार्ट विल टॉक अबाउट द फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल. ऑल्दो हमें सॉइल्स ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ना है, हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल जो इंडिया के अंदर पाई जाती है उनके बारे में पढ़ना है. बट पहले मुझे लगता है आपको अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बहुत होनी चाहिए सॉइल के बारे में कि सॉइल बनती कैसे, होती क्या है, उसके अंदर क्या डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं. अगर वो चीज़ें आपको क्लियर होंगी तो उससे थोड़ा बहुत आपको ये भी समझ आएगा कि किस सॉइल में किस तरह का क्रॉप ग्रो हो सकता है. ऑल्दो ये इस पर शायद एक्सप्लिसिटली क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल अंडरस्टैंड करने के बाद आप बेहतर तरीके से टाइप्स ऑफ सॉइल को समझ पाएंगे. तो सेकंड पार्ट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स. आपको पढ़ना है कि सॉइल्स के कितने टाइप्स होते हैं. उसमें हम देखेंगे द डिफरेंट क्लासिफिकेशंस, किस किस तरह से हमने क्लासिफाई कर रखा है सॉइल्स को. एंड विल टॉक अबाउट द मेजर सॉइल टाइप्स जो आईकार्ट ने किया हुआ है, 8 टाइप्स ऑफ सॉइल जिनके बारे में हमें पढ़ना है. उसके बाद वी हैव टू लर्न अबाउट द प्रॉब्लम्स. ऑल्दो एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है बट वी कैन लर्न अबाउट द प्रॉब्लम्स, सॉइल इरोजन, डिग्रेडेशन और कंजर्वेशन मेथड्स. जो इंपॉर्टेंट है दैट इज़ डिफरेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स. गवर्नमेंट ने कौन से इनिशिएटिव्स और प्रोग्राम्स लिए हैं फॉर द सॉइल कंजर्वेशन, वो हमें पढ़ना है क्योंकि उसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है. इसके अलावा विल लर्न अबाउट सम ऑफ द इंस्टीट्यूशंस जो सॉइल, क्लाइमेट और क्रॉप्स के रिलेटेड है, जिस पे क्वेश्चन आता है, उनके हेडक्वार्टर्स वगैरह का है. टू स्टार्ट वी नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड कि सॉइल होती क्या है. तो सॉइल क्या है, आपने पहले भी देखा होगा, द टॉप लेयर ऑफ द अर्थ या सॉइल जो है ये एक थिन अनकंसोलिडेटेड लेयर ऑफ द सरफेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ होती है. यानी अर्थ के सरफेस पे सबसे ऊपर एक पतली अनकंसोलिडेटेड यानी लूज लेयर, उस लेयर को हम कहते हैं सॉइल. सॉइल सिंपली जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है अर्थ की, ये बहुत थिन लेयर होती है, उसको हम सॉइल कहते हैं. सॉइल कैसे बनती है? सॉइल बनती है वेथरिंग ऑफ रॉक्स की वजह से. मेनली वेथरिंग ऑफ रॉक्स मतलब जो रॉक्स होती हैं वो ओवर द टाइम हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं उसको टूटते रहते हैं वो पत्थर, और जब वो पत्थर टूटते हैं तो उनके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं. वो छोटे टुकड़े जो है, और जैसे सैंड होती है, सैंड के जितने पार्टिकल्स होते हैं उतने छोटे पार्टिकल्स में जो है वेथर होती है, एंड उससे आपकी सॉइल बनती है. इसके अलावा सिर्फ सॉइल जो है, सॉइल के अंदर सिर्फ रॉक्स, वेदर्ड रॉक्स नहीं होती है, रादर उसके अलावा जो ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होता है, यानी प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं, ट्विग्स होते हैं, या और भी जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो डिकम्पोज होके मिल जाता है उस सब के साथ, तो आपकी सॉइल बन जाती है. तो सिंपली जब पत्थर टूटते हैं उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, उसके साथ फिर डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर मिलता है, वही मिलके आपकी सॉइल बनाता है. सॉइल जो है, सॉइल के अंदर अगर हम देखेंगे तो इसमें मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं. सॉइल के अंदर मिनरल्स होते हैं, वी लर्न अबाउट दैम. इसमें पोटेशियम, कैल्शियम जैसे डिफरेंट मिनरल्स पाए जाते हैं. इसके अलावा इसमें ऑर्गेनिक मैटर होता है. ऑर्गेनिक मैटर मतलब ऐसा मैटर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से आता है, लाइक प्लांट्स के लीव्स होते हैं, ग्रास होती है, जो डिकम्पोज होकर इसी का पार्ट बन जाती है. इसके अलावा इसके अंदर थोड़ा वाटर भी होता है, थोड़ा सा एयर भी इसके अंदर पाया जाता है, और ये सब मिल के जो है सपोर्ट कर पाती है प्लांट लाइफ को. ये सॉइल जो है इट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर. यानी बायोस्फीयर का मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दे कंसिस्ट ऑफ बायोस्फीयर, ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स, उनको बायोस्फीयर कहते हैं. हाइड्रोस्फीयर मतलब जो वाटर पाया जाता है अर्थ पे, उसको हाइड्रोस्फीयर कहते हैं. एटमॉस्फेयर मतलब ऊपर जो अर्थ के ऊपर जो ब्लैंकेट ऑफ एयर है, एंड लिथोस्फीयर मीन्स द रॉक्स, एंड जो रॉक्स वाला पार्ट है अर्थ का. एंड इनके बीच इंटरफेस का काम जो है वो सॉइल करती है. कैसे? बिकॉज एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन के जो साइकिल्स होते हैं उनके थ्रू, इसी तरह से हाइड्रोस्फीयर से वो पानी लेके आते हैं, इसी तरह से प्लांट्स जो है वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं. तो ये सारा जो है ऑल द प्रोसेसेस जिसमें एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, वो इस सॉइल के थ्रू करते हैं. सो दैट्स वाई इट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन ऑल दीज स्फीयर्स.
एंड इसमें दो चीज़ें आपको पढ़नी है, एक है पैडोलॉजी एंड दूसरी इज समथिंग कॉल्ड एज पैडो, जिसको पैडोजेनेसिस कहते हैं। तो जेनेसिस बेसिकली का मतलब होता है फॉर्मेशन, जेनेसिस का मतलब होता है बर्थ, कोई चीज़ कैसे बनी है। तो एक होती है पैडोलॉजी। पैडोलॉजी इज़ बेसिकली द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सॉइल, जिसमें हम सॉइल के ओरिजिन, सॉइल की क्लासिफिकेशन, सॉइल के डिस्क्रिप्शन, सॉइल के जितने भी डिफरेंट स्फेयर्स हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं, यानी एवरीथिंग रिलेटेड टू द सॉइल, उसके बारे में जो हम स्टडी करते हैं, साइंटिफिक स्टडी करते हैं, उसको पैडोलॉजी कहते हैं। पैडोजेनेसिस एक पैडोलॉजी का एक सब फील्ड है, और जिसके अंदर हम सॉइल की फॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं। बेसिकली सॉइल की फॉर्मेशन में कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं उसको हम पैडोजेनेसिस के अंदर पढ़ते हैं। तो पैडोलॉजी एक ब्रॉडर फील्ड है जिसमें हम सॉइल की फॉर्मेशन, सॉइल के ओरिजिन, सॉइल की क्लासिफिकेशन और सॉइल की डिफरेंट कंपोनेंट्स एंड डिफरेंट सॉइल की डिस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ते हैं, उसको हम पैडोलॉजी कहते हैं। एंड पैडोलॉजी का एक सब फील्ड है दैट इज़ पैडोजेनेसिस, और पैडोजेनेसिस के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ सॉइल की क्रिएशन या फिर सॉइल के ओरिजिन या फिर सॉइल की फॉर्मेशन के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल ये इजी है, ये सेल्फ अंडरस्टूड चीज़ है। फर्स्ट इज सॉइल इज़ अ मीडियम फॉर प्लांट ग्रोथ। ऑब्वियसली प्लांट्स ग्रो कर पाते हैं, सॉइल है तो तभी ग्रो कर पाते हैं। इट प्रोवाइड्स इकोसिस्टम सपोर्ट, इट्स द फाउंडेशन फॉर स्ट्रक्चर्स। ऑब्वियसली जो भी हम मकान वगैरह या जो भी स्ट्रक्चर्स बनाते हैं वो उनका फाउंडेशन सॉइल के अंदर ही होता है, टॉप लेयर के अंदर होता है। वाटर रेगुलेशन और प्योरिफिकेशन में हेल्प करता है ग्राउंड वाटर साइकिल्स के फॉर्म में। न्यूट्रिएंट साइकिलिंग इन्हीं के थ्रू होती है, अपने में भी पढ़े होंगे डिफरेंट न्यूट्रिएंट साइकिल्स, या नाइट्रोजन साइकिल या डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स के साइकिल जो है वो इन्हीं के थ्रू रेगुलेट होते हैं। इसके अलावा रॉ मटेरियल का सोर्स सॉइल है, इसके अलावा क्लाइमेट रेगुलेशन में ये हेल्प करता है, एंड वेस्ट डिकम्पोजिशन में सॉइल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। प्रिजर्वर ऑफ पास्ट, यानी जो हमारा पास्ट बेसिकली रहा है तो उसके रिमेन्स हमें सॉइल में मिलते हैं, तो फिर उनसे जो है फॉसिल के फॉर्म में सॉइल में हमें मिलते हैं, और फिर फॉसिल्स को एक तरह से जो वो फॉसिल जो होते हैं वो हमारे पास्ट को प्रिजर्व करते हैं। वी कैन लर्न अबाउट आवर पास्ट फ्रॉम द फॉसिल जो हमें सॉइल के अंदर मिलते हैं। ठीक है, आई थिंक ये सेल्फ अंडरस्टूड चीज़ है, एंड आई थिंक ये आप अंडरस्टैंड कर पाओगे इसको। आप जब आप जो आपको पीडीएफ मिलेगी, जो द पीडीएफ जो कि प्रिंटेबल पीडीएफ होगी, उसमें डिटेल में इस सब को मैंने डिस्कस किया हुआ है, आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। द फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट थिंग जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इस पर क्वेश्चन आ सकता है दैट इज़ कॉम्पोजिशन ऑफ सॉइल। सॉइल की कॉम्पोजिशन की अगर हम बात करेंगे तो सॉइल में जो है 45% जो होते हैं वो मिनरल्स होते हैं, 25% वाटर होता है, 25% एयर होता है, और 5% यानी 5% ऑर्गेनिक मैटर की फॉर्म में होता है। तो ये आपको याद रखना है, ये 4 मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं सॉइल के, दैट्स 45% इसमें मिनरल्स होते हैं, इसके अलावा 25% वाटर, 25% एयर, तो 50% एयर और वाटर होते हैं, और 50% मिनरल और ऑर्गेनिक मैटर की फॉर्म में होते हैं। सो सबसे पहला कंपोनेंट जो है दैट इज़ मिनरल मैटर, जो कि 45% होता है। एंड ये मिनरल मैटर बेसिकली क्या होता है कि जिन रॉक्स से जो रॉक्स वेथर होके जिनसे सॉइल बनता है, उनके अंदर बेसिकली रॉक्स क्या होती हैं, रॉक मिनरल्स की बनी होती हैं, उसको पेरेंट रॉक कहते हैं, यानी जिस रॉक से टूट के सॉइल बनती है उसको हम पेरेंट रॉक कहते हैं। तो उन्हीं पेरेंट रॉक्स के अंदर जो है जो मिनरल्स होते हैं वही फिर सॉइल में आ जाते हैं। ठीक है, ये जो मिनरल मैटर होता है ये डिफरेंट फॉर्म्स में होता है, लाइक सैंड की फॉर्म में होता है, या सिल्ट की फॉर्म में होता है, या क्ले की फॉर्म में होता है। वी लर्न अबाउट दम बेसिकली डिफरेंट साइज़ के जो ये पार्टिकल्स होते हैं उनको हम डिवाइड करते हैं इनटू सैंड, सिल्ट एंड क्ले। सैंड जो होता है सबसे कोर्स, सबसे बड़े वाले पार्टिकल जो होते हैं उनको सैंड कहते हैं। सिल्ट होता है जो मीडियम साइज़ के होते हैं, और क्ले जो होती है सबसे फाइन है, सबसे छोटे पार्टिकल जो होते हैं उनको हम क्ले कहते हैं। जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है सॉइल का वो यही मिनरल कंपोनेंट उसको प्रोवाइड करता है। एंड जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट्स को चाहिए होते हैं, लाइक पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम या फॉस्फोरस की फॉर्म में, वो यही मिनरल मैटर से आता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। आई थिंक ये समझ भी गए होंगे आप, मिनरल मैटर का मतलब ही है मिनरल्स, एंड मिनरल्स का मतलब ही है यही न्यूट्रिएंट्स, दैट्स द पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड फॉस्फोरस जैसे जो मिनरल्स होते हैं। सेकेंड जो पार्ट है दैट्स द ऑर्गेनिक मैटर, इज अप्रॉक्सीमेटली 5% ऑफ द सॉइल। एंड ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज डेड प्लांट्स और एनिमल रेजिड्यूज से बनता है। दिस इज़ द ऑर्गेनिक पार्ट, या जो लिविंग पार्ट होता है सॉइल का, सॉइल के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से आया हुआ पार्ट होता है, कॉम्पोनेंट होता है, उसको हम ऑर्गेनिक मैटर या ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस इज़ बेसिकली द ऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ द सॉइल, जो डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनता है डिकम्पोज होके। तो ह्यूमस क्या है? ह्यूमस इज ए स्टेबल डार्क कलर्ड एमॉर्फस कंपोनेंट ऑफ द सॉइल ऑर्गेनिक
मैटर, ठीक है। इसके बाद जो ऑर्गेनिक मैटर होता है ये सॉइल के स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करता है, उसके वाटर रिटेंशन कैपेसिटी को इम्प्रूव करता है, यानी जितना ह्यूमस ज़्यादा होगा उतना वो वाटर को रिटेन कर पाता है, उतना वो वाटर जो है उसमें रह पाता है। इसके अलावा एरेशन का मतलब होता है जो हवा है या एयर है वो इसके अंदर जो है वो जा सकती है, उसको एरेशन कहते हैं। और न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी वो इम्प्रूव होती है, यानी जितना ह्यूमस ज़्यादा होगा, जितना ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होगा उतना न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा होगा। इट्स ए रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड स्पेशली नाइट्रोजन। इसमें नाइट्रोजन जो होता है वो और यूजुअली इसी ऑर्गेनिक मैटर के थ्रू आता है, और भी बाकी न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो यहाँ से आते हैं। थर्ड कंपोनेंट जो है दैट इज़ वाटर, जिसको सॉइल वाटर कहते हैं, जो 25% होता है। और ये वाटर होता कहाँ है, जो सॉइल्स के अंदर पोर्स होते हैं, जो छोटी छोटी स्पेस होती हैं सॉइल के पार्टिकल्स के अंदर, उसी के अंदर ये वाटर पाया जाता है, ठीक है। अब इस वाटर के अंदर डिफरेंट मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो डिज़ोल्व हो जाते हैं, और फिर जब रूट्स के थ्रू प्लांट्स उस वाटर को ऊपर लेके जाते हैं तो ये न्यूट्रिएंट्स भी उसी के साथ चले जाते हैं। ये जो सॉइल वाटर है ये प्लांट ग्रोथ, माइक्रोबियल एक्टिविटी और डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस जो सॉइल में होते हैं उनके लिए ज़रूरी होता है। एंड कितना पानी होगा, कितना वाटर होगा सॉइल के अंदर, ये डिपेंड करता है रेनफॉल पे या इरिगेशन पे, सॉइल के टेक्सचर पे और ड्रेनेज पे। सॉइल के टेक्सचर पे मतलब है कि सॉइल के डिफरेंट टेक्सचर्स होते हैं। कुछ ऐसी सॉइल्स होती हैं जो कि ज़्यादा वाटर रिटेन कर सकती हैं, कुछ ऐसी सॉइल्स होती हैं जो ज़्यादा वाटर रिटेन नहीं कर पाती, जहाँ पे वाटर पर्कुलेट करके नीचे चला जाता है, जो अपने अंदर वाटर को जमा नहीं कर सकती, वो सॉइल के टेक्सचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। इसके बाद द लास्ट कंपोनेंट इज़ द सॉइल एयर, यानी द अमाउंट ऑफ एयर जो कि सॉइल के अंदर होता है। एंड जो पोर्स होती हैं, जो अभी हमने स्पेसेस देखी जिनके अंदर वाटर होता है, उन्हीं के अंदर अगर पानी नहीं हुआ तो उनके अंदर एयर होता है। एंड ये सॉइल एयर जो होता है, यानी द एयर दैट्स प्रेजेंट इन द सॉइल, ये प्रोवाइड करता है ऑक्सीजन, जो कि इंपॉर्टेंट होता है प्लांट्स के लिए। और जो सॉइल के अंदर एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एरोबिक मतलब जो ऑक्सीजन की हेल्प से रेस्पिरेशन करते हैं, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा ये जो सॉइल एयर होता है ये अलो करता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन सॉइल एंड एटमॉस्फेयर। और यूजुअली जो सॉइल के अंदर एयर होता है उसकी कॉम्पोजिशन डिफरेंट होती है जो एटमॉस्फेयर के अंदर एयर होता है, ठीक है। जो सॉइल के अंदर एयर होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है एंड ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन यूजुअली वो उसमें कम होती है, ठीक है, इन कंपैरिजन टू द ऑक्सीजन। जो हमने एग्जैक्टली ये जो सॉइल के हमने डिफरेंट कंपोनेंट्स देखे, ये परसेंटेज जो होती है ये वेरी कर सकती हैं ऑन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल या क्लाइमेट या डिफरेंट जो कंडीशंस होंगी उनकी बेसिस पे ये वेरी करती है, बट ये आइडियलाइज्ड है एंड ये परसेंटेज जो है ये वेरी कर सकती है, ठीक है। तो ये आप याद रखोगे, यूजुअली इस पर क्वेश्चन आ सकता है। Then we have to learn about an important concept that's called as the soil formation. And soil formation की स्टडी को हम पेडोलॉजी कहते हैं और soil formation की प्रोसेस को पेडोजेनेसिस कहते हैं। पेडोजेनेसिस क्या है? पेडोजेनेसिस का मतलब पेडो जो है वो सॉइल को कहते हैं। पेडो मीन्स सॉइल एंड जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन और ओरिजिन। तो पेडोजेनेसिस का मतलब ओरिजिन ऑफ सॉइल। तो पेडोजेनेसिस एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है सॉइल फॉर्मेशन का, जिसमें मल्टीपल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो होते हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं। एंड जो फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं सॉइल फॉर्मेशन को, दे आर द क्रॉप, दैट इज द CLORPT। CL स्टैंड्स फॉर क्लाइमेट, O स्टैंड्स फॉर द ऑर्गेनिक और द बायोलॉजिकल एक्टिविटी, R स्टैंड्स फॉर रिलीफ टोपोग्राफी। इसके अलावा वी हैव P स्टैंड्स फॉर द पेरेंट मटेरियल, यानी पेरेंट रॉक जिससे ये सॉइल बनी होगी वो, एंड T स्टैंड्स फॉर टाइम। यानी सॉइल की फॉर्मेशन, सॉइल कैसी सॉइल बनेगी या किस तरह की सॉइल बनेगी, उसका कैसा नेचर होगा, वो डिपेंड इन ही 5 फैक्टर्स पे करता है। फर्स्ट इज़ क्लाइमेट, सेकंड इज़ द बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो वहाँ हो रही होगी। इसके अलावा वी हैव द रिलीफ ऑफ दैट एरिया, एंड देन वी हैव पेरेंट रॉक, यानी वहाँ पे जो रॉक है जिससे बन रही है वो किस तरह की रॉक है। वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स, जिस तरह की रॉक होगी उसी तरह की उससे सॉइल भी बनेगी। एंड देन वी हैव टाइम, ऑब्वियसली इन सॉइल बनने के लिए टाइम चाहिए होता है, इसमें बहुत टाइम लगता है, ठीक है। विल लर्न अबाउट देम वन बाय वन। सो द फर्स्ट इज P स्टैंड फॉर द पेरेंट मटेरियल और द पेरेंट रॉक। जैसे मैंने आपको बोला कि सॉइल जो होती है वो बनती है किससे, रॉक से। तो यू कैन सी यहाँ पे अगर मैं जल्दी से इस प्रोसेस को समझाऊँ तो यूजुअली जो ये रॉक होती है, एक रॉक जहाँ पे रॉक्स होती है, वो रॉक्स जो होती है वो वेथर होती है, वो टूट जाती हैं। वो टूटती कैसे है? वो डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से टूटती हैं। वो इरोजन की वजह से टूट सकती हैं, वो वाटर की वजह से टूट सकती है, वहाँ के रेनफॉल की वजह से टूटती है, या वहाँ के टेम्परेचर की वजह से टूटती है। तो डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से ये रॉक्स जो है ये टूटती हैं, और जब ये टूटती हैं तो उसको हम वेथरिंग कहते हैं। और जिस रॉक से ये बनता है, जिस रॉक
से टूट के सॉइल बनती है, उस रॉक को हम पेरेंट रॉक कहते हैं। जब वो टूटती है तो उसमें फिर एडिशन होता है ऑर्गेनिक मैटर का, तो वहाँ पे जो आसपास के लीव्स होते हैं, आसपास के ट्विग्स जहाँ पे सरफेस पे होते हैं, वो मिल जाते हैं इस पेरेंट रॉक मटेरियल के साथ, एंड ओवर द टाइम ये सॉइल इससे बनता है। ठीक है, दिस इज द ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। सो फर्स्ट इज द पेरेंट मटेरियल या पेरेंट रॉक, जो ओरिजिनल जियोलॉजिकल मटेरियल होता है या ओरिजिनल जो रॉक होती है जिससे सॉइल बनती है, उसको हम पेरेंट रॉक कहते हैं। ठीक है, ये एक बेड रॉक हो सकती है या अनकॉन्सोलिडेटेड डिपॉजिट्स हो सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि रॉक से ही डायरेक्टली बने, कहीं पे लूज मटेरियल हो सकता है, वो ट्रांसपोर्ट होके विंड या वाटर के साथ ट्रांसपोर्ट के कहीं और आ जाए और वहाँ पे ये उससे फिर सॉइल बन सकती है। ठीक है, तो यूजुअली वो रॉक से ही आता है, लेकिन कहीं पे वो बेड रॉक से डायरेक्टली बन सकती है और कहीं पे वो डिपॉजिट से आके भी बन सकती है। अब इसका इन्फ्लुएंस क्या होता है, इट डिफाइंस और इट डिटरमाइंस द इनिशियल मिनरल कॉम्पोजिशन, यानी कौन से मिनरल्स इस सॉइल में होंगे ये डिपेंड करता है पेरेंट रॉक पे, क्योंकि ऑब्वियसली पेरेंट रॉक या फिर जो पेरेंट मटेरियल है उसमें जो मिनरल्स होंगे वही उससे बनने वाली सॉइल के अंदर भी होंगे। तो इनिशियल मिनरल कॉम्पोजिशन जो होगी, इनिशियल मिनरल कॉम्पोजिशन क्यों है, क्योंकि इनिशियली जो मिनरल्स होंगे वो वहीं से आएंगे, वो पेरेंट रॉक या पेरेंट मटेरियल से ही आएंगे। बाद में उसमें और भी ऐड हो सकते हैं, लेकिन इनिशियल मिनरल कॉम्पोजिशन जो है वो डिफाइन करता है पेरेंट मटेरियल। सेकंड इज टेक्सचर। टेक्सचर का मतलब है कि क्या उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो कितने छोटे हैं या वो कितने बड़े हैं, वो भी ओरिजिनल पेरेंट मटेरियल पे ही डिपेंड करता है। इसके अलावा केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो सॉइल की होंगी वो भी ओरिजिनल पेरेंट मटेरियल पे डिपेंड करती हैं। एग्जांपल्स की अगर हम बात करेंगे तो जैसे जो सैंडस्टोन से सॉइल बनती है, फॉर एग्जांपल, वो सैंडी होती है, वेल ड्रेन्ड होती है और वो यूजुअली इनफर्टाइल होती है। सॉइल जो बसाल्ट से बनती है, बसाल्ट रॉक होती है, जो वॉल्केनिक रॉक होती है, जैसे ही वॉल्केनो से जैसे लावा बाहर आता है तो जब वो सॉलिडिफाई हो जाता है, सॉलिडिफाई करके जो रॉक बनती है उसको बेसाल्ट रॉक कहते हैं। और जो बेसाल्ट रॉक से टूट के वेथर होके जो रॉक बनती है वो फाइन टेक्सचर की होती है, यानी उसका टेक्सचर जो तो क्लेई होता है, यानी उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो सैंडस्टोन से बनने वाली सॉइल से छोटे होते हैं, वो डार्क कलर की होती है और वो कुछ न्यूट्रिएंट्स में रिच होती हैं। फॉर एग्जांपल डेक्कन प्लेट्यू के अंदर पाई जाने वाली जो ब्लैक सॉइल है वो बेसिकली बेसाल्ट रॉक या वॉल्केनिक रॉक से ही बनी है और वो कॉटन के लिए फेमस है, एंड वो उसमें आयरन की क्वांटिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, सो कहने का मेरा मतलब ये है कि डिपेंडिंग ऑन द पेरेंट रॉक, सॉइल की केमिकल कॉम्पोजिशन, उसके अंदर पाए जाने वाले न्यूट्रिएंट्स और उसका टेक्सचर वो वेरी करता है। इसके अलावा फॉर एग्जांपल जो लाइमस्टोन से डिराइव होती है रॉक, उसमें कैल्शियम ज़्यादा पाया जाता है एंड उसमें कुछ स्पेसिफिक पीएच कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं। ठीक है, सो आई थिंक ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि जो पेरेंट रॉक होती है या पेरेंट मटेरियल होता है वो डिफाइन करता है या वो डिटरमाइन करता है कि सॉइल के इनिशियल मिनरल कंपोनेंट्स, उसका टेक्सचर और उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसे होंगे। सेकेंड फैक्टर इज़ द फैक्टर ऑफ क्लाइमेट। क्लाइमेट जो है इट्स समटाइम्स कंसिडर्ड एज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फैक्टर इन सॉइल फॉर्मेशन। एंड क्लाइमेट में टेम्परेचर आता है, प्रेसिपिटेशन आती है यानी रेनफॉल या फिर हेलस्टॉर्म या वहाँ पे स्नोफॉल या बाकी जो चीज़ें हैं वो इसके अंदर आती हैं। और ओवर एलोंगेटेड पीरियड ऑफ टाइम, कहीं पे अगर धूप है, कहीं पे अगर बारिशें हो रही हैं ओवर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, इन्हीं की वजह से जो है वेथरिंग होती है रॉक्स की, यानी रॉक का टूटना जो है वो क्लाइमेट करता है, वहाँ के एरिया का क्लाइमेट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल टेम्परेचर की अगर हम बात करेंगे तो इट अफेक्ट्स द रेट ऑफ केमिकल वेथरिंग रिएक्शंस। मतलब कि जो रॉक होती है, पेरेंट रॉक होती है, जब उसकी केमिकल वेथरिंग होती है, जब उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसकी वजह से वो रॉक टूटता है, वो एक्सेलरेट होता है टेम्परेचर की वजह से। यानी अगर उस एरिया में ज़्यादा टेम्परेचर है तो उस टेम्परेचर की वजह से वो केमिकल वेथरिंग रिएक्शन जो है वो और फास्ट अनफ हो जाती है और तेज़ हो जाती है। इसी तरह से बायोलॉजिकल एक्टिविटी लाइक जो ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज हो रहा है वहाँ पर अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वो डिकम्पोजिशन ज़्यादा जल्दी होता है, क्योंकि आपको पता होगा कि जब ठंडा मौसम होता है तो डिकम्पोजिशन स्लो हो जाती है ऑर्गेनिक मैटर की। अगर प्रेसिपिटेशन यानी रेनफॉल और स्नोफॉल की बात करेंगे तो रेनफॉल और स्नोफॉल से पानी आता है और वो पानी जो होता है वो वेथरिंग करता है, उसी से जो है धीरे धीरे हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स में ये रॉक टूटता है। और साथ में इस रेनफॉल से या जो ये पानी आता है ये इन मटेरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह भी ले जाता है, यानी ट्रांसपोर्ट भी करता है। इसके अलावा किसी एरिया का क्लाइमेट जो है वहाँ के वेजिटेशन कवर को
भी इन्फ्लुएंस करता है, यानी वहाँ पे किस टाइप का वेजिटेशन होगा और कितना वेजिटेशन होगा वो क्लाइमेट पे डिपेंड करता है। और जितना वहाँ पे वेजिटेशन होगा या जिस टाइप का वेजिटेशन होगा उतना ही सॉइल के अंदर वहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर पाया जाएगा। इसी तरह से जितना हाई रेनफॉल होगा उससे इंटेंस लीचिंग होगी। लीचिंग का मतलब होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स, सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो लीच हो जाते हैं, वो नीचे चले जाते हैं, क्योंकि जितना पानी ज़्यादा होगा जितना उतना जो है वो पानी उन न्यूट्रिएंट्स को जो सॉइल के अंदर हो अपने साथ लेके नीचे चला जाएगा, तो सॉइल के अंदर ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं बचेंगे। इस वजह से जितना ज़्यादा रेनफॉल होता है उतना सॉइल्स के अंदर पाई जाने वाली सॉल्युबल बेसिस, जैसे एसिड, सॉल्ट्स और बेसिस होती हैं, एक होता है एसिड, दूसरा होता है सॉल्ट और तीसरा होता है बेस। तो अगर जो सॉल्युबल बेसिस होती हैं वो सॉल्युबल बेसिस पानी के साथ लीच होके नीचे चली जाती हैं, और जब वो नीचे चली जाती हैं तो सॉइल के अंदर सिर्फ एसिड्स बच जाते हैं, तो उस वजह से सॉइल जो होती है वो एसिडिक सॉइल बन जाती है। अगर लो रेनफॉल है किसी जगह पे, यानी वहाँ पे एरिड या सेमी एरिड क्लाइमेट है, उसकी वजह से कम लीचिंग होती है, यानी कम न्यूट्रिएंट्स नीचे पानी के साथ चले जाते हैं। नीचे का मतलब है सॉइल के नीचे, यानी सॉइल वाली लेयर से भी नीचे बेड रॉक के नीचे चली जाती हैं। एंड इसकी वजह से सॉल्ट्स जो है, चूँकि ज़्यादा पानी नीचे नहीं जा रहा है तो सॉल्ट्स जो है वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं सॉइल के अंदर ही। तो जैसे कैल्शियम कार्बोनेट एक सॉइल है, इस वजह से जो सॉइल्स हैं उनमें वो सॉल्ट्स जो हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं जहाँ पे कम लीचिंग हो रही है। थर्ड फैक्टर इज़ द रिलीफ और द टोपोग्राफी। टोपोग्राफी का मतलब होता है कि लैंड की जो सरफेस है उसका स्लोप कैसा है, उसकी शेप कैसी है, उसको हम टोपोग्राफी या रिलीफ कहते हैं, ठीक है। एंड ये इन्फ्लुएंस कैसे करता है, स्लोप जो होता है, जहाँ पे स्टीप स्लोप होगा, जिस एरिया में ज़्यादा स्टीप स्लोप होगा वहाँ पे ज़्यादा सॉइल इरोजन होगा वाटर एंड ग्रेविटी की वजह से। इस वजह से वहाँ पे जो सॉइल्स होती हैं वो थिनर होती है, वो लेस डेवलप्ड सॉइल्स होती हैं। और जहाँ पे जेंटल फ्लैट सरफेसेस होती हैं या जो डिप्रेशन वाले एरियाज़ होते हैं वहाँ पे सॉइल मटेरियल जमा होता है, उस वजह से वहाँ पे सॉइल जो की लेयर होती है वो ज़्यादा डीपर होती है और मोर डेवलप्ड सॉइल्स वहाँ पे पाई जाती हैं। इसके अलावा नेक्स्ट इज़ जो टेम्परेट और हायर लैटिट्यूड एरियाज़ हैं, जैसे टेम्परेट एरियाज़ की अगर हम बात करेंगे तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे जो एरियाज़ आते हैं जो टेम्परेट एरियाज़ हैं। अगर आपको नहीं पता है टेम्परेट एरियाज़ क्या होते हैं तो आप क्लाइमेट वाली वीडियो को देख सकते हैं या फिर आप वर्ल्ड ज्योग्राफी वाली वीडियो पे पहली वीडियो को देख सकते हैं। तो जो टेम्परेट एरियाज़ होते हैं उनके अंदर जो साउथ फेसिंग स्लोप्स होते हैं, साउथ फेसिंग, यू कैन इमेजिन नाउ टेम्परेट एरिया यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर वाला जो एरिया है उसका साउथ फेसिंग स्लोप कौन सा आएगा, वो इक्वेटर वाली साइड, नीचे वाली साइड जो एरिया होगा वो उसको हम साउथ फेसिंग स्लोप कहेंगे। उस पर ज़्यादा सनलाइट पड़ती है क्योंकि आपको पता है सन जो होता है वो इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, फिर वापस इक्वेटर पे और नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक ऐसे चलता है। तो वहाँ पे उन एरियाज़ में ज़्यादा सनलाइट होती है, तो उसकी वजह से वो वार्मर होते हैं, वहाँ वो ड्रायर होते हैं इन कंपैरिजन टू द नॉर्थ फेसिंग स्लोप्स। उस वजह से वहाँ का जो वेजिटेशन होता है, यहाँ का जो सॉइल के अंदर जो अमाउंट ऑफ मॉइस्चर है वो नॉर्थ फेसिंग स्लोप्स से डिफरेंट होता है। तो ऑब्वियसली उस वजह से वहाँ की जो सॉइल्स होंगी वो डिफरेंट होंगी फ्रॉम द नॉर्थ फेसिंग स्लोप्स। इसके अलावा ड्रेनेज की अगर हम बात करेंगे, जो पुअरली ड्रेन्ड सॉइल्स होती हैं इन फ्लैट एरियाज़, वहाँ पानी जमा हो सकता है, वाटर लॉगिंग हो सकती है, जिसकी वजह से वहाँ एनारोबिक कंडीशंस यानी ऑक्सीजन लेस कंडीशंस बनती है, जिसकी वजह से वहाँ पीटी सॉइल्स बनती है। पीटी सॉइल्स क्या होती हैं, वी विल लर्न अबाउट देम। तो कहने का मतलब है कि जो टोपोग्राफी या रिलीफ होती है, यानी सॉइल वहाँ पे एरिया का कैसा स्लोप है या ग्रेडियंट है, वहाँ की कैसी शेप है, वहाँ का एस्पेक्ट कैसा है, यानी डायरेक्शन ऑफ द स्लोप कैसा है, उसको हम टोपोग्राफी या रिलीफ कहते हैं। वो रिलीफ भी डिटरमाइन करता है कि किस तरह की सॉइल वहाँ पे बनेगी। नेक्स्ट द बायोलॉजिकल एक्टिविटी। बायोलॉजिकल एक्टिविटी में आपके ऑर्गेनिजम्स आते हैं, वेजिटेशन जिसमें आपके वेजिटेशन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स और ह्यूमंस आते हैं। वेजिटेशन जिसको फ्लोरा भी आप कह सकते हो, तो प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर जो सॉइल के अंदर पाया जाता है वो उसका प्राइमरी सोर्स वेजिटेशन ही होता है, यानी वहाँ पे पाए जाने वाले जो प्लांट्स होते हैं उनके लीव्स, उनके स्टेम्स, रूट्स वगैरह, वही जो है सॉइल का जो ऑर्गेनिक मैटर है वो बनाते हैं। प्लांट के रूट्स जो होते हैं वो सॉइल के पार्टिकल्स को एक दूसरे के साथ जोड़ के रखते हैं। आपको पता ही होगा पेड़ जब हम लगाते हैं तो उससे इरोजन कम होता है, तो सॉइल के रूट्स इरोजन को रिड्यूस करते हैं एंड उसकी वजह से तो इनडायरेक्टली इरोजन से फिर बाद में सॉइल फॉर्मेशन होती है। तो उसके अलावा जो रूट्स होते हैं वो रॉक्स को तोड़ते भी हैं, वो ब्रेक करते हैं। अगर आपको पता भी होगा, कभी शायद देखा भी होगा कि जो रूट्स होते हैं
प्लांट्स के वो रॉक्स के अंदर चले जाते हैं, कहीं पे अगर थोड़ी सी गैप मिल जाएगी, और जैसे जैसे वो बड़े हो जाते हैं रॉक्स के अंदर वो गैप्स जो बड़ी हो जाती हैं और रॉक्स जो है टूट जाती हैं। तो इस तरह से जो वेजिटेशन होता है किसी एरिया का वो वहाँ के सॉइल फॉर्मेशन को इम्पैक्ट करता है। इसके अलावा वेजिटेशन जो है वो वहाँ के केमिकल नेचर, उस सॉइल की केमिकल नेचर को डिटरमाइन करता है, क्योंकि क्योंकि जिस तरह का वेजिटेशन होगा उसी तरह उसके अंदर जो जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी, सॉइल के अंदर भी उसी तरह का केमिकल नेचर पाया जाएगा। इसके अलावा ऑर्गेनिक मैटर जो होता है वो सॉइल के पीएच को भी डिटरमाइन करता है। फॉर एग्जांपल जो कॉनिफेरस फॉरेस्ट होते हैं वो उनकी वजह से जो सॉइल्स बनती हैं वो ऑफन एसिडिक होती हैं। ऐसे ही जो ग्रासलैंड्स में जो सॉइल्स बनती हैं, उन ग्रासलैंड्स में जो सॉइल्स बनती है वो डार्क और ह्यूमस रिच टॉप सॉइल्स होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि द टाइप ऑफ वेजिटेशन इन्फ्लुएंस द केमिकल नेचर एंड द सॉइल एंड द पीएच ऑफ द सॉइल फाउंड इन दैट एरिया। इसके अलावा प्लांट्स जो होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से, एंड और जब वो मर जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं वो प्लांट्स, तो उनके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो वापस सॉइल में चले जाते हैं। तो इस तरह से ये न्यूट्रिएंट की साइक्लिंग हो जाती है। सेकेंड इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऑब्वियसली जो बैक्टीरिया, फंजाई या डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं सॉइल के अंदर, वो ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन में एक क्रूशल रोल प्ले करते हैं, एंड उस प्रोसेस को हम ह्यूमिफिकेशन कहते हैं। ह्यूमिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, एंड डिकम्पोज होके उनसे वो न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं जिनको फिर प्लांट्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, और उस ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोज होने से उस ऑर्गेनिक मैटर से वो न्यूट्रिएंट्स रिलीज होते हैं जिनको फिर प्लांट्स यूज़ कर सकते हैं। उस प्रोसेस को हम मिनरलाइजेशन कहते हैं। तो मिनरलाइजेशन और ह्यूमिफिकेशन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा नाइट्रोजन फिक्सेशन आपने पढ़ा होगा। नाइट्रोजन फिक्सेशन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो होते हैं वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं उस फॉर्म में जिसको जो प्लांट्स है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसको नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। इसके अलावा सल्फर ऑक्सीडेशन और बाकी वाइटल सॉइल केमिकल ट्रांसफॉर्मेशंस में जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा दे कंट्रीब्यूट टू द सॉइल एग्रीगेशन एंड स्ट्रक्चर। सॉइल कितनी एक साथ जुड़ी हुई है और उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, इस पे भी उसको भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्फ्लुएंस करते हैं। इसके अलावा देन वी हैव सॉइल फौना, दैट इज़ द एनिमल्स जो मैक्रोफौना होते हैं, जो बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइक अर्थवर्म्स या रोडेंट्स जो होते हैं या टर्माइट्स जो होती हैं जो सॉइल के अंदर पाई जाती हैं, वो सॉइल को मिक्स करती हैं, वो सॉइल के अंदर चैनल्स बनाते हैं। रोडेंट्स होते हैं जैसे रैट्स वगैरह होते हैं, वो रैट्स जो होते हैं वो सॉइल के अंदर अपनी बरोज बनाते हैं, उनके जो बरोज होते हैं ना वो चैनल्स बनाती हैं। उन चैनल से क्या होता है कि उनसे हवा और पानी सॉइल के अंदर चला जाता है। या इसके अलावा जो इसी तरह से आपके अर्थवर्म्स होती हैं, ये सारे मिल के जो है सॉइल का स्ट्रक्चर जो है वो बेहतर बनाते हैं, उसको इम्प्रूव करते हैं। एंड इसके अलावा सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर उसको भी इनकॉर्पोरेट करते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली जब वो मरते हैं तो वो और उनका जो ऑर्गेनिक मैटर वो सॉइल में ऐड हो जाता है। इसके अलावा न्यूट्रिएंट साइकिल्स में सॉइल के डिकम्पोजिशन और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में भी ये हेल्प करते हैं। एंड देन वी हैव ह्यूमन एक्टिविटीज़। ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो सिग्निफिकेंटली सॉइल के फॉर्मेशन को चेंज कर सकती हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू, लाइक एग्रीकल्चर के थ्रू या डिफॉरेस्ट्रेशन या फॉरेस्ट्रेशन, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, पॉल्यूशन, डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से सॉइल की फॉर्मेशन और उसकी प्रॉपर्टीज़ पे असर पड़ता है। ठीक है, ये इसकी वजह से सॉइल यूजुअली तो डिग्रेड ही होती है, लेकिन इन सम केसेस सॉइल इंप्रूव भी हो सकती है। लाइक अगर हम प्रॉपर सॉइल मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ एम्प्लॉय करेंगे तो वी कैन इम्प्रूव द सॉइल कंडीशन। तो दीज वर द बायोलॉजिकल एक्टिविटीज। फाइनल एक्टिविटी जिसके बारे में हमें पढ़ना है, दैट्स द टाइम। सॉइल फॉर्मेशन एक स्लो प्रोसेस है, चाहे सॉइल किसी भी तरह से बने या किसी भी मटीरियल से बने, उसमें टाइम लगता है। So soil process formation, the process of formation of soil is a very slow and a gradual process, and it can take hundreds to thousands or even millions of years. इसमें हज़ारों लाखों साल लगते हैं सॉइल के बनने में। एंड कितना टाइम लगा है सॉइल बनने में, उससे भी सॉइल के प्रोफाइल और उसकी थिकनेस पे असर पड़ता है। ऑब्वियसली जो ज़्यादा टाइम तक बनी होगी सॉइल या जिसको ज़्यादा टाइम लगा हो बनने में, वो उतनी मैच्योर सॉइल होगी, उतनी डेवलप्ड सॉइल होगी, एंड ऑब्वियसली उसकी थिकनेस भी ऑब्वियसली उतनी ज़्यादा होगी। जैसे यंग सॉइल, फॉर एग्जांपल जो रीसेंट एलुवियल डिपॉजिट्स या वॉल्केनिक ऐश होती है, फॉर एग्जांपल जो पानी या दरिया अपने साथ लेके आता है ना, एलुवियल डिपॉजिट लेके आता है और वो कहीं पर छोड़ देता है, वहाँ पे जो वो सॉइल बन जाती है उसको एलुवियल सॉइल कहते हैं। या ऐसे ही वॉल्केनिक ऐश जो होती है, वॉल्केनो से जो ऐश निकल के फिर डिपॉजिट हो जाती है कहीं पे, वहाँ पे वो ज़मीन पे जो वो लेयर बन जाती है वो सॉइल की वो वाली लेयर, उनको हम यंग सॉइल्स कहते हैं, उनको हम यंग सॉइल्स कहते हैं। एंड वो उनके अंदर पुअरली डेवलप्ड हॉराइजन्स होते हैं। वो पुअरली डेवलप्ड हॉराइजन क्या है, बेसिकली हॉराइजन्स होते हैं द डिफरेंट लेयर्स जो सॉइल के अंदर होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। वो लेयर्स उतने
प्रॉपरली डेवलप नहीं होते हैं इस तरह की यंग सॉइल्स में। लेकिन जो मैच्योर ओल्ड सॉइल्स होते हैं, जो ज़्यादा टाइम, जिनको बनने में हज़ारों लाखों साल लगे होंगे, जो वेथरिंग ऑफ रॉक्स की वजह से बने हो, उनमें आपको वेल डेवलप्ड और डिस्टिंक्ट हॉराइजन्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। एंड देयर आर मेनी अदर डिफरेंसेस जो आपको यंग सॉइल्स और मैच्योर सॉइल में देखने को मिलते हैं। तो टाइम जितना कम या ज़्यादा लगा होगा, उसकी बेसिस पे भी सॉइल की कंपोजिशन पे असर पड़ता है। नेक्स्ट वी विल लर्न अबाउट सम ऑफ द बेसिक सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेसेस, जिनको पैडोजेनिक प्रोसेसेस भी कहते हैं, जिसमें फर्स्ट इज़ द वेथरिंग। वेथरिंग क्या मतलब होता है? द इनिशियल ब्रेक डाउन ऑफ द रॉक्स। जो रॉक्स होती हैं अर्थ की सरफेस पे, जो पहले टूटती हैं, उसको हम वेथरिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये फिजिकल डिसइंटीग्रेशन भी हो सकती है या केमिकल डिकम्पोजिशन भी हो सकता है। फिजिकल टूटना मतलब रॉक टूट गई, उसके छोटे हिस्से हो गए। केमिकल ब्रेकडाउन मतलब उसके अंदर जो मिनरल्स है या उसके अंदर जो डिफरेंट कंपोनेंट्स थे वो केमिकली जो है डिसइंटीग्रेट हो गए, केमिकल डिकम्पोजिशन हो गया उसका, ठीक है। उसको हम कहते हैं वेथरिंग। तो वेथरिंग इज सिंपली इनिशियल ब्रेकडाउन ऑफ द रॉक्स और द मटीरियल जिससे जो अर्थ की सरफेस पे होता है, जिससे सॉइल बनती है। इट प्रोवाइड्स द पेरेंट मटेरियल फॉर सॉइल फॉर्मेशन। ऑब्वियसली पेरेंट मटेरियल होता है, वही वेथर होके जो है सॉइल बनती है, ठीक है। सेकेंड इज एडिशंस। अब वेथर होके जो रॉक टूटी है, उससे जो मटेरियल छोटा छोटा बना है, उससे पेरेंट मटेरियल बनता है जिससे सॉइल बनती है। ऑब्वियसली उसमें फिर कुछ एडिशंस होते हैं। लाइक एडिशंस का मतलब जो मटेरियल ऐड होते हैं सॉइल प्रोफाइल में, लाइक ऑर्गेनिक मैटर ऐड होता है, जैसे वहाँ पे डिकम्पोज होकर प्लांट्स लीव्स उसमें मिल जाते हैं, या फिर दूसरी जगह से कुछ डस्ट विंड के साथ डिपॉजिट होकर आएगी, या पानी के साथ सेडिमेंट्स वहाँ से ट्रांसपोर्ट होकर वहाँ के डिपॉजिट हो जाएंगे, या जो ह्यूमंस फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं। तो मल्टीपल और चीज़ें जो ऐड होती हैं उस पेरेंट मटेरियल के साथ, उसको हम एडिशंस कहते हैं। देन वी हैव लॉसेस। लॉसेस का मतलब होता है मटेरियल्स लॉस्ट फ्रॉम द सॉइल प्रोफाइल, यानी सॉइल प्रोफाइल यानी सॉइल से जो मटेरियल्स लूज हो जाते हैं उसको हम लॉसेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल न्यूट्रिएंट्स लीच्ड बाय वाटर, यानी अगर पानी ज़्यादा है और वो पानी जो है ज़मीन में चला गया यानी सॉइल में चला गया, और अगर वो सॉइल उसको रिटेन नहीं कर पाती है तो वो पानी और नीचे सॉइल के नीचे भी चला जाता है। तो वो पानी क्या करता है कि सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो उसके अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं, और उन डिज़ोल्व न्यूट्रिएंट्स को भी वो पानी अपने साथ नीचे चला ले जाता है। तो उससे क्या होता है, उसको लीचिंग कहते हैं उस प्रोसेस को। उससे वो मटेरियल, वो न्यूट्रिएंट जो सॉइल के अंदर होते हैं वो लूज़ हो जाते हैं, वो नीचे चले जाते हैं, ठीक है। उसको लॉसेस कहते हैं। तो लॉसेस क्या होता है? द मटेरियल्स दैट आर लॉस्ट फ्रॉम द सॉइल प्रोफाइल। सॉइल से जो मटेरियल लॉस होता है उसको हम लॉसेस कहते हैं। देन वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन सिंपली क्या होता है? दीज आर द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ मटेरियल्स विद इन द सॉइल। विद इन द सॉइल, जब सॉइल बनती है उसके अंदर जो फिर फिजिकल या केमिकल चेंजेस होते हैं उनको हम ट्रांसफॉर्मेशंस कहते हैं। देन वी हैव ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ द मटेरियल, यानी जब मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह जाता है, एंड एग्जैक्टली जब एक हॉराइजन से दूसरी हॉराइजन में चला जाता है, उसको हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। हॉराइजन क्या होता है? आप मान सकते हो सॉइल के डिफरेंट लेयर्स होते हैं। जब एक लेयर से दूसरी लेयर में, सॉइल के अंदर ही एक लेयर से दूसरी लेयर में मटेरियल जाता है, उसको हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। एंड ट्रांसलोकेशन के डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं। उसमें वी हैव टू लर्न अबाउट एल्यूविएशन। एल्यूविएशन का मतलब होता है द प्रोसेस बाई विच सॉइल मटीरियल्स, यानी सॉइल के अंदर जो मटीरियल्स होते हैं वो वॉश आउट हो जाते हैं फ्रॉम द अपर सॉइल हॉराइजन बाई पर्कुलेटिंग वाटर। इसका मतलब है जो सॉइल के अपर लेयर्स होते हैं उनको हम हॉराइजन, अभी के लिए आप याद रखो हॉराइजन का मतलब लेयर होता है, एंड सॉइल के मल्टीपल लेयर्स होते हैं। उसमें वी हैव ओ हॉराइजन, ए हॉराइजन, ई हॉराइजन, आर हॉराइजन, वी विल लर्न अबाउट देम। तो उसमें सबसे ऊपर जो होती है ओ हॉराइजन होता है, फिर ए होता है, फिर ई होता है, फिर बी होता है, फिर सी होता है, और लास्ट में सबसे नीचे आर होता है, बेड रॉक। तो ये सॉइल के डिफरेंट लेयर्स होते हैं, ओ ई बी सी आर, ये अलग अलग इसके होते हैं हॉराइजन्स। तो यूजुअली जो ऊपर वाले हॉराइजन्स होते हैं, यूजुअली जो ए हॉराइजन है या ई हॉराइजन है या ओ हॉराइजन है, उन हॉराइजन से जो वाटर ऊपर से आता है, ओ से फिर ए में जाता है, फिर ए से ई में जाता है और नीचे चला जाता है, उसको हम कहते हैं पर्कुलेशन ऑफ वाटर। जब वाटर ऊपर वाली लेयर्स या ऊपर वाले हॉराइजन से नीचे चला जाता है, वो पर्कुलेटिंग वाटर ऊपर वाले हॉराइजन से मटेरियल्स को अपने साथ नीचे लेके जाता है, उसको हम कहते हैं एल्यूविएशन। तो एल्यूविएशन इज द प्रोसेस बाय विच सॉइल मटेरियल्स आर वॉश्ड आउट, आर रिमूव्ड फ्रॉम द अपर सॉइल हॉराइजन बाय द पर्कुलेटिंग वाटर। जब वाटर ऊपर वाली लेयर से न्यूट्रिएंट्स या मटेरियल्स को नीचे अपने साथ लेके जाता है, उसको एल्यूविएशन कहते हैं। ई से ये एल्यूविएशन होता है। दूसरा होता है इल्यूविएशन। इल्यूविएशन होता है ILLUVIATION. Illuviation is the process by which materials are leached from the upper horizons accumulate in the lower horizon. यानी जब ऊपर से आने वाला
ऊपर से आने वाले लीच्ड मटेरियल, यानी ऊपर से जो पानी अपने साथ लेके आता है, जब वो नीचे वाले हॉरिजॉन्स में या नीचे वाले जो लेयर्स हैं उनमें जमा हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, उसको एल्यूविएशन कहते हैं। एल्यूविएशन का मतलब होता है ऊपर से नीचे आना, और जब वो नीचे जमा हो जाते हैं, उस जमा होने के प्रोसेस को हम इल्यूविएशन कहते हैं। तो दिस इज एल्यूविएशन एंड इल्यूविएशन। आई थिंक ये डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। देन वी हैव ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन का मतलब होता है जब ऑर्गेनिक मैटर, रॉ ऑर्गेनिक मैटर, कहीं पे पत्ते हैं, कहीं पे प्लांट के रेसिड्यूज़ हैं, ट्विग्स हैं, लीव्स हैं, जब वो कन्वर्ट हो जाते हैं ह्यूमस के अंदर। ह्यूमस क्या है? ह्यूमस मैंने आपको बोला ये एक डार्क कलर्ड ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। जब वो कन्वर्ट हो जाता है ह्यूमस के अंदर, उसको ह्यूमिफिकेशन कहते हैं। सिंपल टर्म्स में हम कह सकते हैं द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस इज कॉल्ड एज द ह्यूमिफिकेशन। ठीक है, जैसे लीव्स हैं फॉर एग्जाम्पल, वो लीव्स जब ऐसे ही हैं, जब वो लीव्स जो हैं जब उनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज करते हैं, तो वो डिकम्पोज करके वो फिर लीव्स नहीं रहते हैं, वो काले कलर का एक कंपोनेंट बन जाता है, उसको हम ह्यूमस कहते हैं। तो द ह्यूमिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस। देन वी हैव मिनरलाइजेशन। मिनरलाइजेशन का मतलब होता है डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू रिलीज इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। यानी सिंपल टर्म्स में मिनरलाइजेशन आप कह सकते हो कि जब ऑर्गेनिक मैटर से इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स रिलीज होते हैं, उसको हम मिनरलाइजेशन कहते हैं। या जब मिनरल्स ऑर्गेनिक मैटर से रिलीज होते हैं, उसको मिनरलाइजेशन कहते हैं। सिंपल टर्म्स में जैसे फॉर एग्जांपल जो नाइट्रेट्स होते हैं या फॉस्फेट्स या सल्फेट्स जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट के अंदर होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर के अंदर होते हैं, वहाँ से वो बाहर निकलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डिकम्पोजिशन की वजह से, और जब वहाँ से वो बाहर निकलते हैं उस प्रोसेस को हम मिनरलाइजेशन कहते हैं। देन वी हैव लेटराइजेशन। लेटराइजेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें सिलिका और सॉल्युबल बेसेस लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स की इंटेंस लीचिंग होती है। यानी सॉइल से सिलिका और कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स निकल जाते हैं, लीच हो जाते हैं, और वहाँ बचता है और वहाँ आयरन और एल्युमिनियम ऑक्साइड्स जैसे कंपोनेंट्स बचते हैं। उस प्रोसेस को हम लेटराइजेशन कहते हैं। तो लेटराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंटेंस लीचिंग ऑफ सॉल्युबल बेसिस लाइक कैल्शियम एंड मैग्नीशियम एंड लीडिंग टू द रेसिडुअल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयरन। जब आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स वहाँ बचते हैं, उस प्रोसेस को हम लेटराइजेशन कहते हैं। इस लेटराइजेशन से क्या होता है कि सॉइल जो होती है वो हार्ड बन जाती है और वो ब्रिक लाइक लेटराइट सॉइल में कन्वर्ट हो जाती है, और वो ऑफन एसिडिक और इनफर्टाइल बनती है फिर। ठीक है, सिंपल टर्म्स में लेटराइजेशन क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ लीचिंग ऑफ सॉल्युबल bases like calcium and magnesium and silica which leads to the residual concentration of iron and aluminium oxides। ठीक है, then we have podzolization या जिसको sportsolization भी कहते हैं। जो लेटराइजेशन होती है वो हॉट वेट ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में होती है। जो पोड्जोलाइजेशन होती है ये ऑफन कूल ह्यूमिड क्लाइमेट्स में होती है। इसमें क्या होता है कि जो एसिडिक ऑर्गेनिक मैटर होता है, जो ओ होराइजन यानी टॉप होराइजन में एल्यूविएशन होती है, यानी इंटेंस लीचिंग होती है आयरन और एल्यूमिनियम कंपाउंड्स की और जो एंड ऑर्गेनिक मैटर की, और वो नीचे एल्यूविएट होके नीचे उसका एल्यूविएशन होता है, यानी नीचे के जो हॉराइजन्स होते हैं, जो बी हॉराइजन नीचे पाया जाता है, उसमें वो जमा हो जाते हैं। उसकी वजह से नीचे एक डार्क स्पॉडिक हॉराइजन बनता है, जिसकी वजह से जो सॉइल होती है वो एसिडिक बनती है और इनफर्टाइल बनती है। तो अगर मैं एक लाइन में इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करूँ तो लेटराइजेशन में होती है हॉट क्लाइमेट के अंदर, हॉट वेट क्लाइमेट के अंदर, और इसमें सिंपली जो सॉल्युबल बेसिस होती है उनकी लीचिंग होती है, और सॉइल जो रहती है, सॉइल जो बचती है ऊपर, वो आयरन रिच रेड सॉइल बचती है। पोड्जोलाइजेशन कोल्ड और वेट क्लाइमेट्स में होती है, और इसमें सॉइल जो बचती है वो एसिडिक और न्यूट्रिएंट पुअर सॉइल बचती है। दोनों में जो सॉइल होती है वो इनफर्टाइल होती है, लेकिन जो पोड्जोलाइजेशन होती है उसमें ज़्यादा इनफर्टिलिटी आती है, उसमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट पुअर सॉइल बचती है। और फ़र्क यही होता है कि ऊपर वाले में आयरन जो होता है वो सॉइल की टॉप लेयर में ही बचता है, लेकिन पोड्जोलाइजेशन में जो आयरन होता है वो भी नीचे चला जाता है। ठीक है,
इसके बाद वी हैव कैल्सिफिकेशन। कैल्सिफिकेशन नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि इट्स समथिंग रिलेटेड टू कैल्शियम। तो कैल्सिफिकेशन का मतलब होता है एक्यूमुलेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन सॉइल होराइजन। यूजुअली जो कैल्शियम कार्बोनेट है अगर वो जमा हो जाता है बी होराइजन या सॉइल के अंदर सिंपल टर्म्स में, तो उसको हम कैल्सिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। देन वी हैव सेलेनाइजेशन। सेलेनाइजेशन का मतलब होता है एक्यूमुलेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट। सेलाइन का मतलब सॉल्ट होता है, तो कैल्सिफिकेशन का मतलब होता है एक्यूमुलेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। सेलेनाइजेशन का मतलब होता है एक्यूमुलेशन ऑफ सॉल्युबल साल्ट। सॉल्युबल सॉल्ट्स लाइक क्लोराइड, सल्फेट्स, कार्बोनेट्स ऑफ सोडियम, कैल्शियम या मैग्नीशियम, जब वो जमा हो जाते हैं अपर होराइजन्स में तो उसको हम सेलेनाइजेशन कहते हैं। इसके बाद वी हैव एल्कनाइजेशन। एल्कनाइजेशन को हम सोडिफिकेशन भी कहते हैं, एंड इसका मतलब होता है एक्यूमुलेशन ऑफ हाई प्रोपोर्शन ऑफ सोडियम आयंस। जब Na पॉजिटिव आयंस ज़्यादा जो है वो हायर प्रोपोर्शन में एक्यूमुलेट हो जाते हैं उसको हम एल्कनाइजेशन कहते हैं। देन वी हैव ग्लीइंग। ग्लीइंग एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ग्लीइंग जो होता है यूजुअली ये वाटर लॉक्ड जगहों पे होता है जहाँ पानी जमा होता है, वहाँ पे आयरन कंपोनेंट्स जो होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं इनटू फेरिक यानी Fe3 पॉजिटिव या फिर Fe2 पॉजिटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसकी वजह से सॉइल का ग्ली कलर हो जाता है। ये ग्ली बेसिकली ग्रे ब्लूइश कलर जैसा होता है, एंड उसको हम ग्ली सॉइल फिर कहते हैं, ठीक है। तो ग्लीइंग क्या होता है? ग्लीइंग इज बेसिकली जब वाटर लॉक्ड एरियाज में आयरन का डिकम्पोजिशन हो जाता है, आयरन रिड्यूसेस इनटू Fe3 पॉजिटिव और Fe2 पॉजिटिव, उसकी वजह से सॉइल के अंदर एक ग्रे ब्लूइश या ग्रे ग्रीनिश कलर आ जाता है, उसको हम ग्ली कहते हैं और उसको हम ग्ली सॉइल फिर कहते हैं, उसी को हम कहते हैं ग्लीइंग। तो ये ग्लीइंग कॉमन होता है वेटलैंड्स के अंदर जहाँ पानी जमा होता है, या पुअरली ड्रेन्ड सॉइल जो होती हैं जहाँ पे पानी ड्रेन होने के लिए, पानी निकलने के लिए जगह नहीं होती, वहाँ पे आपको ग्लीइंग देखने को मिलती है, ठीक है। तो इनमें बस आपको पता होना चाहिए ग्लीइंग होता है क्या, अल्कलाइजेशन, सेलेनाइजेशन क्या होता है, बाकी कंपोनेंट, बाकी इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हमने पढ़ी उनके बारे में बस थोड़ा आइडिया होना चाहिए। इस पर क्वेश्चन आने के काम चांस है, लेकिन अगर पता होगी तो बेहतर है। नाउ विल लर्न अबाउट सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल अगर सिंपल टर्म्स में बोलूँ तो जो सॉइल के डिफरेंट लेयर्स होते हैं, तो सॉइल प्रोफाइल इज़ बेसिकली द वर्टिकल क्रॉस सेक्शन ऑफ द सॉइल। यानी अगर आप ऐसे वर्टिकली सॉइल को ऐसे काटोगे तो जो क्रॉस सेक्शनल व्यू आपको दिखेगा इस तरह से, उसको हम सॉइल प्रोफाइल कहते हैं, ठीक है। एंड इस सॉइल प्रोफाइल को जब हम समझते हैं तो वी लर्न अबाउट द डिफरेंट लेयर्स, डिस्टिंक्ट लेयर्स हमें दिखती है, उन लेयर्स को हम सॉइल होराइजन्स कहते हैं। और ये सॉइल होराइजन्स जो होते हैं बेसिकली ये डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से, बोथ इन टर्म्स ऑफ फिजिकल एज वेल एज केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। सो इफ़ यू कैन सी, अगर हम वर्टिकल इस तरह से देखते हैं सॉइल प्रोफाइल को तो हमें इस तरह से मल्टीपल लेयर्स देखने को मिलती है। सॉइल प्रोफाइल को जब हम पढ़ते हैं तो इससे हमें सॉइल के हिस्टोरिकल रिकॉर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, यानी ये सॉइल किस तरह से बनी है, इसकी जो सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस है वो किस तरह से हुई होगी, उसको समझने में हमें सॉइल प्रोफाइल हेल्प करता है। इसके अलावा सॉइल की क्लासिफिकेशन और उसकी मैपिंग में भी सॉइल प्रोफाइल हेल्प करता है। इसके अलावा सॉइल की फर्टिलिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए, या ड्रेनेज कैरेक्टरिस्टिक्स, या उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ये सारी चीज़ें हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं अगर हमें उस सॉइल की प्रोफाइल के बारे में पता होगा। इसके अलावा सॉइल मैनेजमेंट और जो सॉइल कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस है उनके लिए भी सॉइल प्रोफाइल को समझना ज़रूरी है। जब हम सॉइल प्रोफाइल की बात करते हैं तो सॉइल प्रोफाइल को जब हम पढ़ते हैं तो देयर आर मल्टीपल लेयर्स, उन लेयर्स को हम होराइजन्स कहते हैं, ठीक है। और ये होराइजन्स मिलके सॉइल प्रोफाइल बनाते हैं। प्राइमरीली सॉइल जो होती है वो उसके अंदर 3 लेयर्स होती है, प्राइमरीली 3 लेयर्स होती हैं। वी हैव द पेरेंट रॉक, वी हैव टॉप सॉइल एंड वी हैव द सब सॉइल। तो ये 3 होती हैं, उसके अंदर 5 होराइजन्स होते हैं। उन होराइजन्स के बारे में हमें पढ़ना है। तो देयर आर 5 होराइजन्स। सबसे ऊपर वाली लेयर यूजुअली ऊपर के 2 इंच जो होते हैं उसको हम ओ होराइजन कहते हैं, यानी ऑर्गेनिक होराइजन। यानी इसमें आपका ऑर्गेनिक मैटर होता है। ऊपर अगर आप देखो सॉइल के ऊपर जो होते हैं यूजुअली ग्रास या बाकी डिकम्पोज मटेरियल जो होता है वो ऊपर के 1-2 इंच वही होते हैं, उसको हम ओ होराइजन कहते हैं। उसके नीचे के जो 8 इंच होते हैं उनको हम कहते हैं दैट्स कॉल्ड एज द ए होराइजन। उसके नीचे लगभग और 20 इंच जो होते हैं उसको हम बी होराइजन कहते हैं। उसके नीचे जो होता है उसको सी होराइजन कहते हैं। एंड सबसे नीचे जो होता है आर होराइजन होता है। आर का मतलब रॉक होता है, यानी उसके नीचे आपका जो बेड रॉक होता है वो देखने को मिलता है। तो यू कैन सी पहले के 4 होराइजन जो है वो लगभग 4 फीट तक जो होते हैं आपका सॉइल होता है, उसके नीचे फिर आपकी बेड रॉक होती है, ठीक है। तो ये 4 फीट तक आपके डिफरेंट 5 होराइजन्स होते हैं, ठीक है।
तो ये सॉइल होराइजन्स जो होते हैं ये एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, इनकी केमिकल कॉम्पोजिशन अलग होती है, इनके फिजिकल फीचर्स, कलर भी इनका अलग होता है, इनका टेक्सचर सब कुछ अलग होता है। एंड ये इनकी डेप्थ जो होती है ये वेरी करती है, ज़रूरी नहीं कि हर जगह पे जो ऑर्गेनिक जो होगी, ऑर्गेनिक होराइजन जो होगा ओ होराइजन वो एक ही हर जगह पे एक ही डेप्थ का होगा, उनकी जो है वो वेरी करती है डिपेंडिंग ऑन द ये किस तरह से बनी है, किस लोकेशन में बनी है। जैसे हमने देखा था कि जो फ्लैट सरफेस होती है या जो लो लाइंग एरियाज़ होते हैं उनमें ज़्यादा डेप्थ की आपको सॉइल देखने को मिलती है इन कंपैरिजन टू द स्लोपी एरियाज़। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा। तो इसमें जो लेयर्स होते हैं, सबसे पहली इसमें जो होराइजन्स होते हैं, सबसे पहला ओ होराइजन होता है जिसको हम ऑर्गेनिक लेयर भी कहते हैं, एंड वो एक्चुअली उसको हम ह्यूमस लेयर भी कहते हैं। फिर दूसरा होराइजन जो होता है उसको ए होराइजन कहते हैं, जिसको टॉप सॉइल भी कहते हैं, जिसमें मिनरल्स के साथ साथ हमें ह्यूमस देखने को मिलता है। इट्स द जोन ऑफ एलिविएशन, यानी जहाँ से एलिविएट होके नीचे मिनरल्स जाते हैं। एलिविएशन कहाँ पे होती है? ए होराइजन में होती है। देन वी हैव द ई होराइजन। ई होराइजन को हम एलिविएशन लेयर, एक्सोडस लेयर या फिर इसको हम लीचड लेयर भी कहते हैं। एंड लीच मिनरल्स या ऑर्गेनिक मैटर जो है वो यहीं से जाते हैं, यहाँ पे पहुँचते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा बी होराइजन होता है। बी होराइजन को सब सॉइल भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। बी होराइजन इज नोन एज द सब सॉइल। इसको हम जोन ऑफ एल्यूविएशन भी कहते हैं क्योंकि यहीं पे सारा एक्यूमुलेशन होता है जितने भी ऊपर से एल्यूविएट होके मिनरल्स आते हैं। देन वी हैव सी होराइजन। सी होराइजन को हम पेरेंट रॉक या जो पार्टली वेदर्ड रॉक होता है, पूरा वेदर नहीं हुआ होता है, वहाँ वो आपको सी होराइजन में देखने को मिलता है। इसको रेगोलिथ भी कहते हैं। देन वी हैव आर होराइजन। आर होराइजन स्टैंड्स फॉर द बेड रॉक और द रॉक लेयर। ये पूरा रॉक का लेयर होता है जो पूरा अनवेदर्ड रॉक नीचे पेरेंट रॉक देखने को मिलता है। तो ये डिफरेंट होराइजन्स होते हैं। सबसे पहले ओ होराइजन के बारे में देखते हैं। तो ओ होराइजन इज़ द अपर मोस्ट लेयर। ये प्राइमरीली बना होता है ऑर्गेनिक मैटर का, जो लीव्स, ट्विग्स या डेड प्लांट्स और एनिमल रिमेन्स होते हैं वो डिकम्पोज होते हैं, वो ऑर्गेनिक लेयर बनाते हैं, वो ऑर्गेनिक होराइजन बनाते हैं। यूजुअली ये डार्क कलर का होता है बिकॉज इट कंटेन्स ह्यूमस। मोस्ट प्रोमिनेंटली फॉरेस्टेड एरियाज़ में होता है, यानी जहाँ पे वेजिटेशन होता है या अनडिस्टर्ब्ड ग्रासलैंड्स जहाँ देखने को मिलते हैं वहाँ पे आपको ये ज़्यादा देखने को मिलता है। जो कल्टिवेटेड सॉइल्स या एरिड रीजन्स होते हैं जहाँ कम बारिश होती है या जो कल्टिवेशन जहाँ होती है वहाँ पे आपको मे बी ये या तो थिन होगी ये ऑर्गेनिक लेयर या कहीं कहीं पे एब्सेंट भी देखने को मिलती है, वहाँ पे ये होती ही नहीं है। इस ओ लेयर को इसके सब होराइजन्स होते हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड एज द ओ आई, देन इट्स ओ ई एंड देन इट्स ओ ए। ये तीन सब होराइजन्स होते हैं इसके। फर्स्ट इज ओ आई जिसको फैब्रिक भी कहते हैं। इसमें इसको लिटर लेयर कहते हैं जिसमें अनडिकम्पोज आइडेंटिफाइबल ऑर्गेनिक मैटर होता है, यानी इसमें ऊपर आपको लीव्स या ट्विग्स देखने को मिलते हैं जो कि आपको जो अनडिकम्पोज होते हैं, जो आपको पता चलता है कि हाँ ये यहाँ पे लीव्स हैं, ये यहाँ पे ये इसका पार्ट है, ये इसका पार्ट है, यानी इसमें जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो डिकम्पोज नहीं हुआ होता है। उसके नीचे हेमिक लेयर होती है उस या हेमिक सब होराइजन होता है जिसको ओई सब होराइजन भी कहते हैं। उसमें पार्टली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। एंड उसके नीचे ओ ए जिसको सेप्रिक और सब होराइजन कहते हैं, वो उसमें आपका पूरा डिकम्पोज ऑर्गेनिक मटेरियल होता है जिसको ह्यूमस कहते हैं। एंड इसमें जो आपकी ऑर्गेनिक मैटर जो इसमें होता है वो रिकग्नाइजेबल नहीं होता है, मतलब वो पूरा डिकम्पोज हुआ होता है। आप नहीं बता सकती कि ये लीफ है या कुछ और डिकम्पोज मटेरियल है। ठीक है, तो ओ होराइजन आई गेस समझ आ गया होगा। ओ होराइजन के तीन सब होराइजन है, फैब्रिक, हेमिक एंड सेप्रिक। फैब्रिक इज द लेटर लेयर, अनडिकम्पोज लेयर। हेमिक इज सेमी डिकम्पोज एंड सेप्रिक इज द टोटली डिकम्पोज लेयर। ठीक है, इसके बाद वी हैव द ए होराइजन जिसको टॉप सॉइल या जोन ऑफ एलिविएशन भी कहते हैं। ये एक मिनरल होराइजन होता है जो कि सरफेस के पास ही होता है। एंड इसमें क्या यूजुअली ह्यूमिफाइड ऑर्गेनिक मैटर भी इसमें थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट हुआ होता है। एंड इसमें साथ में मिनरल्स भी इसके साथ मिक्स हुए थे। तो ए होराइजन इज एक्चुअली अ मिक्स ऑफ ह्यूमस और द ऑर्गेनिक मैटर एंड द मिनरल्स। ठीक है, जनरली ये नीचे वाले जो लेयर्स होते हैं उनसे थोड़ा डार्कर होता है, और इसमें ऊपर चूँकि इसके ऑर्गेनिक लेयर है तो इस वजह से इसमें ऑर्गेनिक कंटेंट भी देखने को मिलता है। दिस इज़ द जोन ऑफ मैक्सिमम बायोलॉजिकल एक्टिविटी, यानी सबसे ज़्यादा बायोलॉजिकल एक्टिविटी चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हों या सॉइल के अंदर बाकी जो हम देखते हैं अर्थवर्म्स वगैरह वो या रूट्स, हमें वो सबसे ज़्यादा बायोलॉजिकल एक्टिविटी ए होराइजन में होती है। इसको जोन ऑफ एलिवेशन कहते हैं। यहीं पे जो सॉल्युबल मिनरल्स या फिर फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो वॉश आउट हो जाते हैं या ट्रांसलोकेट हो जाते हैं नीचे। कैसे हो जाते हैं? क्योंकि वाटर परकुलेट हो जाता है
टू द लोअर सरफेस और वो अपने साथ सॉल्युबल मिनरल्स को अपने साथ नीचे लेके जाता है, तो इसको जोन ऑफ एलिवेशन भी कहते हैं। ये मोस्ट फर्टाइल पार्ट होता है सॉइल की प्रोफाइल का एंड सीड जर्मिनेशन और प्लांट ग्रोथ के लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट आपका टॉप साइल होता है, ठीक है। देन वी हैव ई होराइजन, इसको एलिविएशन लेयर कहते हैं, उसको एलिविएशन जोन या जोन ऑफ एलिवेशन कहते हैं, इसको एलिविएशन लेयर कहते हैं या इसको एक्सोडस लेयर या लीस्ट लेयर भी कहते हैं। ये भी एक मिनरल होराइजन होता है यूजुअली जो ए होराइजन के नीचे होता है। कभी कभी अगर ए होराइजन मिसिंग होगा तो ओ होराइजन के नीचे आता है। इसमें भी हमें एलिविएशन देखने को मिलती है क्योंकि क्ले, आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स जो है यहाँ से लीच होके नीचे वाली लेयर में जाके लीच आउट हो जाते हैं। इसका कलर ऊपर वाली ए होराइजन और नीचे वाली बी होराइजन से यूजुअली लाइटर होता है। ये कॉमन हमें देखने को मिलता है, ये हमें देखने को मिलता है जो ओल्डर सॉइल्स होती हैं उनमें या जो वेल डेवलप्ड सॉइल्स होती हैं उनमें, और पर्टिकुलरली जो फॉरेस्टेड एरियाज़ होते हैं जहाँ एसिडिक कंडीशंस होती है या जहाँ ज़्यादा रेनफॉल होता है वहाँ हमें ये देखने को मिलती हैं। एंड ये सारे सॉइल प्रोफाइल्स में प्रेजेंट नहीं होता है। देन वी हैव बी होराइजन जिसको सब सॉइल भी कहते हैं। याद रखना ए होराइजन को टॉप सॉइल कहते हैं, बी होराइजन को सब सॉइल कहते हैं, ठीक है। तो इसको सब सॉइल कहते हैं, इसको जोन ऑफ एलिविएशन भी कहते हैं क्योंकि हमने देखा एलिविएशन ऊपर से आके यहीं पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं, इसको एक्यूमुलेशन होराइजन भी कहते हैं। ये होराइजन जो है ये एक मिनरल होराइजन है जो ओ, ए और ई होराइजन के नीचे पाया जाता है एंड इसको जोन ऑफ एलिविएशन कहा जाता है क्योंकि ऊपर से जो मिनरल्स लीच होके आते हैं वो यहीं पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं। ये डेंस होती है और इसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्गर स्ट्रक्चर होता है इन कंपैरिजन टू द ए होराइजन एंड इसका कलर जो होता है यूजुअली वो कभी कभी रेडिश होता है, ब्राउनिश होता है या येलोविश या ग्रेइश भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द ऊपर से आके जो मिनरल्स एक्यूमुलेट होते हैं उन पे डिपेंड करता है। अगर ऊपर से आके आयरन आएगा तो इसका थोड़ा रेडिश ब्राउनिश कलर आएगा, या ऊपर से अगर कोई और मिनरल आके लीच आउट होके नीचे आएगा तो इसका कलर डिफरेंट होता है। प्लांट रूट्स जो है वो इस लेयर तक लगभग जाते हैं एंड ये इंपॉर्टेंट होता है वाटर स्टोरेज के लिए और न्यूट्रिएंट रिटेंशन के लिए। सबसे ज़्यादा जो रिटेंशन होता है वाटर या न्यूट्रिएंट्स का वो इसी लेयर में होता है। देन वी हैव सी होराइजन जिसको पेरेंट मटेरियल या रेगोलिथ लेयर भी कहते हैं। ये एक लेयर होती है जिसमें आपको थोड़े से अनवेदर्ड या अनकंसोलिडेटेड रॉक फ्रेगमेंट्स देखने को मिलते हैं जो कि मतलब इसमें आपको इट्स अ मिक्सचर ऑफ सॉइल एज वेल एज रॉक, ठीक है। एंड इस होराइजन में आपको पेडोजेनिक प्रोसेसेस के एविडेंसेस मिलते हैं यानी सॉइल फॉर्मेशन के एविडेंस आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। और प्लांट्स जो होते हैं इसको पेनिट्रेट नहीं कर पाते हैं, ऑल्दो देयर आर सम डीप रूटेड प्लांट्स वो इसको भी पेनिट्रेट करते हैं लेकिन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स जो है वो इसको पेनिट्रेट नहीं कर पाते हैं। देन फाइनली वी हैव द आर होराइजन जिसको बेड रॉक या रॉक लेयर भी कहते हैं। ये एक पूरी अंडरलाइंग कंसोलिडेटेड अनवेदर्ड बेड रॉक होती है। जो भी बेड रॉक या पेरेंट रॉक होगी चाहे वो ग्रेनाइट हो, लाइमस्टोन या सैंडस्टोन हो, आपको पूरे रॉक्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ये यूजुअली सॉइल का पार्ट नहीं माना जाता है लेकिन पेरेंट मटेरियल जिससे ऊपर वाले होराइजन्स जो है वो बनते हैं वो यही होता है, वो इसी के अंदर पाया जाता है। तो दीज वेर द होराइजन्स, आई थिंक ये क्लियरली आ गया होगा समझ। ओ होराइजन इज द ऑर्गेनिक लेयर जहाँ ह्यूमस देखने को मिलता है, टॉप साइल और ए होराइजन उसमें मिक्सचर होता है ह्यूमस एंड मिनरल्स का, दिस इज़ द जोन ऑफ एलिविएशन। फिर होती है ई स्टैंड फॉर एलिविएशन लेयर, यहाँ पे ऊपर से एलिवेट होके इसके थ्रू नीचे बी होराइजन में जाके एक्यूमुलेट हो जाते हैं मिनरल्स। देन वी हैव बी होराइजन जिसको सबसॉइल कहते हैं जहाँ एक्यूमुलेशन होती है। देन वी हैव द पेरेंट रॉक मटेरियल जो होराइजन सी में होता है जहाँ पार्टली अनवेदर्ड रॉक होती है। देन वी हैव द आर होराइजन जिसको बेड रॉक भी कहते हैं जिसमें आपकी पेरेंट रॉक होती है। नाउ वील टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल की अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो वी हैव द फिजिकल प्रॉपर्टीज, वी हैव केमिकल प्रॉपर्टीज, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, वी विल लर्न अबाउट दम। तो फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी इज द सॉइल टेक्सचर। सॉइल टेक्सचर का मतलब है कि जो डिफरेंट पार्टिकल्स होते हैं सॉइल के उनके क्या साइज़ है और व्हाट आर द प्रोपोर्शन ऑफ द डिफरेंट साइज्ड मिनरल पार्टिकल जो इसमें पाए जाते हैं उसको हम सॉइल टेक्सचर कहते हैं। एंड टेक्सचर की बेसिस पे हम सॉइल को यूजुअली 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, सैंडी टेक्सचर, सिल्ट टेक्सचर, क्लेई टेक्सचर एंड लोमी टेक्सचर, ठीक है। तो वी डिवाइड बेस्ड ऑन द टेक्सचर और बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द पार्टिकल्स हम इसको डिवाइड करते हैं तो 4 कैटेगरी। फर्स्ट इज सैंड उन पार्टिकल्स को कहते हैं जो बेसिकली बड़े होते हैं, यूजुअली 0.05 mm से लेकर 2 मिलीमीटर तक जिनका डायमीटर होता है उसको हम सैंड कैटेगरी में डालते हैं, ठीक है। जिन सॉइल्स में ये सैंड पार्टिकल्स ज़्यादा होते हैं उनको हम सैंडी सॉइल्स कहते हैं एंड उनमें एरिएशन ठीक ठाक होती है यानी उनमें एयर पास हो सकता है क्योंकि जितने बड़े पार्टिकल्स होंगे उतने गैप्स भी उनमें बड़ी होंगी, पोर्स भी बड़े होंगे और ऑब्वियसली उनमें एरिएशन भी ज़्यादा होगी और ड्रेनेज भी ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, पानी भी इनमें ज़्यादा जाएगा। लेकिन इनमें ऑब्वियसली वाटर
जो वाटर रिटेंशन या न्यूट्रिएंट रिटेंशन कैपेसिटी होगी वो कम होगी, क्योंकि जितनी गैप्स बड़ी होंगी उतना पानी नीचे चला जाएगा उनके थ्रू और न्यूट्रिएंट्स भी नीचे चले जाएंगे उनके साथ ही, ठीक है। सो सबसे बड़ा पार्टिकल साइज जो होता है उसको सैंड कहते हैं। उससे छोटा वाला जो होता है उसको हम सिल्ट कहते हैं। सिल्ट मीडियम साइज पार्टिकल्स होते हैं, यूजुअली 0.02 मिलीमीटर से लेके 0.05 मिलीमीटर तक। ये पार्टिकल्स स्मूथ होते हैं और ये फ्लारी होते हैं। फ्लारी मतलब ये जैसे आटा होता है, आटे के जैसे लगते हैं जब ये ड्राई होते हैं, स्लिपरी लगते हैं जब वेट होते हैं। एंड सिल्टी सॉइल्स जो होती हैं इनकी गुड वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होती है, बट दे आर प्रोन टू कॉम्पैक्शन, मतलब अगर ये कॉम्पैक्ट होकर सख्त हो जाती हैं, ठीक है। देन वी हैव क्लेई। क्लेई इज़ द फाइनेस्ट वन। इसका साइज़ 0.002 मिलीमीटर से भी छोटा होता है एंड ये स्टिकी और प्लास्टिकी लगता है जब ये वेट होती है, और जब ये ड्राई होती है तो ये हार्ड लगती है। सॉइल्स हाई इन क्ले, यानी जो क्लेई सॉइल्स होती हैं जिनमें क्ले पार्टिकल्स ज़्यादा होते हैं, उनमें वाटर और न्यूट्रिएंट होल्डिंग या रिटेंशन कैपेसिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है, लेकिन इनमें ड्रेनेज और एयरेशन कैपेसिटी कम होती है। ये आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर ज़्यादा छोटे पार्टिकल्स होंगे वो एक दूसरे के साथ टाइटली पैक्ड होंगे, और जितने वो टाइटली पैक्ड होंगे उतना उनमें पानी नहीं जाएगा, उतना उनमें एयरेशन नहीं होगा, हवा अंदर नहीं जा सकती। हाँ, ये चीज़ है कि वाटर रिटेंशन कैपेसिटी अच्छी होगी, न्यूट्रिएंट रिटेंशन कैपेसिटी अच्छी होगी, लेकिन ड्रेनेज और एयरेशन में वो पुअर होंगे। देन वी हैव द लोमी सॉइल और द लोमी टेक्सचर सॉइल, जिसमें और भी ये लोमी सॉइल जो होता है इट्स बेसिकली ए मिक्सचर ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। एंड जनरली ये एग्रीकल्चर के लिए अच्छा होता है क्योंकि इसमें सबके पार्टिकल्स होते हैं, यानी इसमें हर तरह की, इसमें इट्स अ मिक्सचर ऑफ ऑल, तो एग्रीकल्चर के लिए अच्छा माना जाता है क्योंकि इसमें सबकी डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ होती है, यानी ठीक ठाक वाटर रिटेंशन कैपेसिटी भी होती है, वो ठीक ठाक ड्रेनेज और एरेशन भी होती है, ठीक है। तो सैंड बेसिकली दीज आर द पार्टिकल जो सबसे बड़े साइज़ के होते हैं, सिल्ट मीडियम साइज़ के होते हैं, और क्ले जो होते हैं सबसे फाइनेस्ट होती है। ऑब्वियसली जिसमें पार्टिकल बड़े होंगे उसमें ड्रेनेज और एरेशन जो होगी वो अच्छी होगी, लेकिन वाटर रिटेंशन और न्यूट्रिएंट रिटेंशन कैपेसिटी अच्छी नहीं होगी। सिल्ट मीडियम है एंड देन क्ले जो है उसमें वाटर रिटेंशन एंड जो न्यूट्रिएंट रिटेंशन है वो अच्छी होती है, लेकिन उसमें ड्रेनेज और एरेशन पुअर होगी, ठीक है। टेक्सचर जो है इट इन्फ्लुएंसेस वाटर इनफिल्ट्रेशन, यानी टेक्सचर पे डिपेंड करता है कि पानी कितना अंदर जाएगा। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, कितना ये पानी को होल्ड कर पा रहा है, वो भी टेक्सचर पे डिपेंड करता है। एरिएशन वो भी डिपेंड करता है। वर्केबिलिटी यानी हाउ कैन वी वर्क अराउंड विद इट, हम कैसे इस पर काम कर सकते हैं। और न्यूट्रिएंट रिटेंशन, ये सारी जो है ये डिपेंड करती हैं किस पे, टेक्सचर पे। देन वी हैव सॉइल स्ट्रक्चर। सॉइल स्ट्रक्चर का मतलब होता है अरेंजमेंट और द एग्रीगेशन ऑफ द सॉइल पार्टिकल्स, या ये सॉइल पार्टिकल्स जो है ये एक दूसरे के साथ किस तरह से अरेंज है उसको हम सॉइल स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। एंड ये छोटे छोटे सॉइल, बेसिकली जो ये पार्टिकल्स हैं ये एक दूसरे के साथ मिल के डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चरल यूनिट्स बनाते हैं जिनको हम पैड्स या एग्रीगेट्स कहते हैं। एंड इसी की बेसिस पे अलग अलग सॉइल स्ट्रक्चर के टाइप्स होते हैं, यानी जो सॉइल के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं ये एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और एक दूसरे के जुड़ के ये छोटे छोटे यूनिट, बड़े बड़े यूनिट्स बनाते हैं। उन यूनिट्स को हम पैड्स और एग्रीगेट्स कहते हैं। सो टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर की अगर हम बात करेंगे, द फर्स्ट इज द ग्रैन्युलर। ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर का मतलब होता है इट्स क्रम्ब लाइक स्ट्रक्चर। ग्रैन्युलर यू कैन सी, इसमें छोटे छोटे जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं वो मिलके थोड़े बड़े बड़े ग्रैन्यूल जैसे पार्टिकल्स बनाते हैं। ग्रैन्यूल आप मान सकते हो एज इफ लाइक जैसे आपकी चीनी होती है, शुगर के जो होती है, शुगर में थोड़े बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, तो यू कैन सी अगर छोटे छोटे सॉइल के पार्टिकल्स मिलके वैसे ही ग्रैन्यूल जैसे बनाएंगे उसको हम ग्रैन्युलर, उसमें परमेबिलिटी ज़्यादा होती है यानी पानी अंदर जा सकता है। देन वी हैव ब्लॉकी स्ट्रक्चर। ब्लॉकी स्ट्रक्चर यू कैन सी ये वाला ब्लॉकी स्ट्रक्चर है। ब्लॉकी स्ट्रक्चर का मतलब है जब जो है जो सॉइल है वो एक दूसरे के साथ मिलके ब्लॉक्स बनाएंगे। कशिरपट जिसको कश्मीरी में जैसे दत्त कहते हैं, जिसको दत्त छिवन यथ कशिरपट दत्त छिवन। सो ये बेसिकली सॉइल जो होती है इससे बड़े बड़े ब्लॉक्स बने होते हैं, उसको हम कहते हैं, उसको हम ब्लॉक की स्ट्रक्चर कहते हैं। देन वी हैव प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर। प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, जब वर्टिकल ऐसे स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे उसको हम प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर कहते हैं। देन वी हैव समथिंग कॉल्ड एज कॉलमनर स्ट्रक्चर। कॉलमनर स्ट्रक्चर जो होता है ये भी आपका प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर की ही तरह होता है, लेकिन प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर और कॉलमनर स्ट्रक्चर में ये फ़र्क होता है कि प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर में वर्टिकल कॉलम्स होते हैं लेकिन ऊपर ये कोन्स जैसे होते हैं, और जो कॉलमनर स्ट्रक्चर्स होते हैं उनमें राउंडेड टॉप्स होते हैं, ऊपर आपको ऐसे राउंडेड टॉप्स देखने को मिलते हैं। देन वी हैव प्लेटी स्ट्रक्चर। प्लेटी स्ट्रक्चर में ऐसे प्लेट्स जैसे स्ट्रक्चर्स सॉइल के अंदर देखने को मिलते हैं। देन वी हैव स्ट्रक्चरलेस। स्ट्रक्चरलेस में इस तरह से आपको एक सिंगल ग्रेन्ड
लूज सैंड की तरह एक आपको देखने को मिलता है, यानी एक ही जिसका कोई स्ट्रक्चर ही नहीं होगा, उसको हम वी कॉल दैट एज स्ट्रक्चरलेस। ठीक है, तो आई थिंक ये समझ आ गया होगा ग्रैन्युलर क्या है, ब्लॉकी क्या है, कॉलमनर क्या है, प्लेटी क्या है और स्ट्रक्चरलेस क्या है। ठीक है, सो गुड सॉइल स्ट्रक्चर जो होता है ये इंपॉर्टेंट होता है रूट पेनिट्रेशन के लिए, वाटर इन्फिल्ट्रेशन के लिए, एंड मूवमेंट या एरिएशन या रेजिस्टेंस टू इरोजन जैसी प्रॉपर्टीज जो है ये सॉइल के स्ट्रक्चर पर डिपेंड करती है। ठीक है, सो नेक्स्ट वी हैव सॉइल डेंसिटी। सॉइल डेंसिटी जो है इट्स बेसिकली कि सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं वो कितने डेंसली पैक्ड है, एंड इसमें आपको दो चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, एक होती है बल्क डेंसिटी, दूसरी होती है पार्टिकल डेंसिटी। अब ऑब्वियसली अब आप इस चीज़ को समझो, सॉइल जो है वो बनी हुई है पार्टिकल्स की, वो बनी हुई है पार्टिकल्स की। एक तो होता है कि ये पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ कितने डेंसली पैक्ड है, वो एक चीज़ है, एंड दूसरी है कि ये पार्टिकल्स इन इटसेल्फ है, ये पार्टिकल्स कितने डेंस है। दो चीज़ें हैं, एक तो है कि पार्टिकल्स जो है ये कितने डेंस है, दूसरा है कि ये पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ कितने डेंसली पैक्ड है। इन्हीं की बेस पर बल्क डेंसिटी और पार्टिकल डेंसिटी बनती है। सो बल्क डेंसिटी क्या है? बल्क डेंसिटी इज बेसिकली द मास ऑफ द ड्राई सॉइल पर यूनिट वॉल्यूम इंक्लूडिंग बोथ सॉलिड्स एंड पोर स्पेसेस। मतलब अगर आप फॉर एग्जांपल एक यूनिट वॉल्यूम में, फॉर एग्जांपल 1 मीटर क्यूब में या 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर अगर आप सॉइल को डालोगे तो उसकी कितनी डेंसिटी होगी, वो दैट वुड बी द बल्क डेंसिटी। यानी बल्क डेंसिटी में आप मेजर करते हो जो उनके बीच की गैप्स हैं वो भी, और जो सॉइल है वो भी। ठीक है, या और सॉइल के पार्टिकल्स हैं वो भी। देन वी हैव पार्टिकल डेंसिटी। पार्टिकल डेंसिटी इज बेसिकली द मास ऑफ द सॉलिड सॉइल पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। यानी आप जो पोर स्पेसेस हैं उन पोर स्पेसेस को अगर आप एक्सक्लूड करोगे फिर आप देखते हो इसकी कितनी डेंसिटी है, दैट इज द पार्टिकल डेंसिटी। लाइक यहाँ पे यू कैन सी फॉर एग्जाम्पल ये सॉइल जो है पोर्स के साथ मिला के ये यहाँ पे पूरे इस 1 मीटर क्यूब में आ जाती है, तो हम इसको बल्क डेंसिटी कहते हैं। लेकिन अगर हम पोर्स को निकालेंगे और जो हमारा बचेगा, यानी इसको हम इतना टाइटली पैक करेंगे कि कोई पोर्स नहीं बचेगी, तब उसकी जो डेंसिटी होगी उसको हम पार्टिकल डेंसिटी कहते हैं। ठीक है, सो यू कैन सी इन ए वे, इसको एक तरह से मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि पार्टिकल डेंसिटी इज बेसिकली द डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल्स इटसेल्फ, एंड बल्क डेंसिटी इज बेसिकली द हाउ डेंसली दीज आर पैक्ड टुगेदर। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हो, जो पहले मैंने बोला कि ये कितने एक दूसरे के साथ डेंसली पैक्ड है वो बल्क डेंसिटी हमें बताता है, और पार्टिकल इन इटसेल्फ कितना डेंस है वो हमें पार्टिकल डेंसिटी बताता है। देन वी हैव सॉइल पोरोसिटी। पोरोसिटी मतलब पोर्स से निकला है। सॉइल पोरोसिटी का मतलब है इट्स द परसेंटेज ऑफ टोटल सॉइल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पोर स्पेसेस, यानी कितनी परसेंटेज ऑफ द स्पेस इज ऑक्यूपाइड बाय द पोर्स, यानी सॉइल के अंदर कितने पोर्स हैं, कितने जो है खाली जगह है, उसको हम कहते हैं पोरोसिटी। या द नंबर ऑफ वॉइड्स, कितने वॉइड्स हैं या कितने पोर्स हैं, कितनी परसेंटेज है उनकी, उसको हम कहते हैं सॉइल पोरोसिटी। ऑब्वियसली पोरोसिटी जितनी ज़्यादा होगी पानी उतना पर्कुलेट करके जाएगा, वाटर रिटेंशन भी डिपेंड करेगा और वाटर पर्कुलेशन भी डिपेंड करेगा। ठीक है, यूजुअली ये जो पोर्स होते हैं इन पोर्स के अंदर या तो पानी होता है या फिर हवा होता है, एंड ये डिपेंड करता है सॉइल के टेक्सचर पे। ऑब्वियसली क्योंकि हमने देखा कि अगर सैंडी सॉइल होगी तो वो ज़्यादा पोरस होगी। सैंडी सॉइल में बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, जितने बड़े पार्टिकल्स होंगे उतना उसमें उतने ज़्यादा उसमें पोर्स होंगे। देन वी हैव सॉइल कवर कलर। सॉइल कलर इज नथिंग बट द ऑब्जर्वेबल, इट्स द कलर ऑफ द सॉइल। तो इस सॉइल का कलर जो है वो ब्राउन हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, येलो हो सकता है, रेड हो सकता है, ब्लूइश, ग्रेइश, ग्रीनिश हो सकता है, एंड बेस्ड ऑन इट हमें सॉइल की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता चल सकता है। यूजुअली जो डार्क ब्राउन या ब्लैक सॉइल्स होती हैं वो रिच इन ह्यूमस होती हैं, यानी उनमें ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होता है। रेड, येलो या ऑरेंज जो होती है उसमें आयरन कंटेंट ज़्यादा होता है ऑफन। तो जो रेड सॉइल्स होती हैं या येलो या ऑरेंज सॉइल्स होती हैं उनमें आयरन ऑक्साइड्स ज़्यादा होते हैं और वो वेल एरेटेड कंडीशंस में हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा जो ग्रेइश या ब्लूइश या ग्रीनिश जो ग्लीड कलर्स जिनको कहते हैं, टिपिकली ये जो होती हैं जो पुअर ड्रेनेज जहाँ पे होती है, यानी जहाँ पानी भरा होता है, जहाँ ड्रेनेज अच्छा नहीं होता, वहाँ पे आपको ये ग्रेइश कलर देखने को मिलता है। आप देख भी सकते हो कि ऐसी जगह जैसे जहाँ पानी ज़्यादा होता है वहाँ पे आपको ग्रे कलर की सॉइल देखने को मिलती है। ठीक है, इसके अलावा लाइट या वाइटिश जो होती है, अगर लाइट वाइट कलर की कहीं पे आपको देखो कहाँ पे सॉल्ट्स ज़्यादा होते हैं, कार्बोनेट्स ज़्यादा होते हैं, जैसे आप देखते हो रन ऑफ कच्छ में भी अगर आपने देखा होगा वहाँ पे सफ़ेद कलर की ऊपर सॉइल देखने को मिलती है। ठीक है, वो सॉल्ट्स की वजह से हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो डार्क कलर या ब्राउन कलर या येलो, रेड, ग्रे कलर, वाइट कलर, ये हमें सॉइल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताता है। देन वी हैव सॉइल टेम्परेचर। सॉइल टेम्परेचर इज़ नथिंग बट द टेम्परेचर ऑफ द सॉइल। ठीक है, ये सिंपल सी प्रॉपर्टी है, एंड सॉइल का
जो जैसा टेम्परेचर होगा वैसी ही उसके अंदर बायोलॉजिकल एक्टिविटी होगी। सॉइल टेम्परेचर जो है वो सीड जर्मिनेशन, रूट ग्रोथ या माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन को इफेक्ट करता है। इसके अलावा जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ या केमिकल रिएक्शन जो सॉइल में हो रही होती है उस पर भी टेम्परेचर जो है वो इम्पैक्ट करता है। एंड ये क्लाइमेट पे डिपेंड करता है, ऑब्वियसली क्लाइमेट जैसा होगा टेम्परेचर वैसा होगा। सॉइल कलर पे डिपेंड करता है, क्योंकि यूजुअली डार्क सॉइल्स जो होंगी, डार्क कलर्ड सॉइल्स, वो ज़्यादा टेम्परेचर हीट एब्जॉर्ब करती है, और जो लाइट कलर्ड होती है वो रिफ्लेक्ट करती है। इसी तरह से सॉइल मॉइस्चर कंटेंट पे भी डिपेंड करता है और वेजिटेशन कवर पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि वेजिटेशन कवर अगर ऊपर अच्छे से होगा तो वो एक इंसुलेशन प्रोवाइड करेगा, वहाँ टेम्परेचर कम होगा। ठीक है, एंड यू कैन सी यहाँ पे 60 डिग्री से ज़्यादा अगर हमें सॉइल टेम्परेचर देखने को मिला, वहाँ पे सारे बैक्टीरिया जो है वो मर जाते हैं। ठीक है, एंड ऐसे यू कैन सी जो ऑप्टिमल रेंज है न्यूट्रिफिकेशन या प्लांट ग्रोथ के लिए वो 18 से 30 डिग्री के बीच में आता है। तो यहाँ पे 18 to 30 डिग्री जो है वो ऑप्टिमल टेम्परेचर है प्लांट ग्रोथ के लिए। 21 डिग्रीज़ पे 100% मॉइस्चर अवेलेबल होता है प्लांट ग्रोथ के लिए। तो 32 से ज़्यादा अगर टेम्परेचर गया, 32 से ज़्यादा, तो प्लांट ग्रोथ जो है वो धीरे धीरे स्लो होने लगती है। ठीक है, इसके बाद वी हैव केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे इंपॉर्टेंट जो पढ़नी है दैट इज़ सॉइल पीएच। पीएच क्या है? पीएच इज़ ये बेसिकली एक स्केल है जो आपको बताती है कि सॉइल जो है वो कैसी है, क्या वो एसिडिक है, क्या वो न्यूट्रल है, या फिर वो बेसिक है, यानी बेसिक को हम एल्कलाइन भी कहते हैं। ठीक है, क्या वो एसिडिक है, न्यूट्रल है, या फिर एल्कलाइन है। ठीक है, और पीएच स्केल आपने केमिस्ट्री में पढ़ी होगी। अगर 0 से लेके 7 तक जो होती है वो एसिडिक होता है। 0 से 7 तक जो है वो एसिडिक होता है, 7 आपका न्यूट्रल होता है, और 7+ अगर पीएच होता है तो उसका मतलब एल्कलाइन है, उसका मतलब कि ये बेस है। ठीक है, सो पीएच इज़ बेसिकली स्केल जो हमें बताती है कि कोई चीज़ एसिड है, बेस है, या फिर सॉल्ट है, न्यूट्रल है। ठीक है, तो 0 to 7 इज़ एसिड, 7 इज़ न्यूट्रल या सॉल्ट, एंड 7 इज से ऊपर जो होता है वो अल्कलाइन होता है, यानी बेसिक होता है। ठीक है, सो सॉइल का पीएच जो है इट इज़ अ मेजर ऑफ द एसिडिटी और द एल्कलाइनिटी। एल्कलाइनिटी या बेसिसिटी ये सेम टर्म्स होती हैं। ठीक है, इट्स द मेजर ऑफ एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ द सॉइल सोल्यूशन। इट्स एक्सप्रेस्ड ऑन ए स्केल ऑफ 0 to 7। अगर पीएच 7 से कम होगा तो एसिडिक है, अगर 7 हुआ तो न्यूट्रल है, अगर ग्रेटर देन 7 हुआ तो एल्कलाइन या फिर बेसिक है। सॉइल पीएच जो है ये सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट करता है सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन पे, एंड साथ में सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन पे इम्पैक्ट करता है। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो थ्राइव करते हैं स्लाइटली एसिडिक टू न्यूट्रल पीएच, यानी 6 to 7.5 रेंज जो होती है वो ऑप्टिमल होती है, आइडियल होती है प्लांट ग्रोथ के लिए। अगर ज़्यादा एसिडिक होगी सॉइल तो उसमें हम लाइम डालते हैं, उस सॉइल में हम लाइम डालते हैं। लाइम क्या करता है? बेसिकली लाइम जो होता है उसको न्यूट्रल बना देता है, यानी एसिडिक सॉइल को न्यूट्रल बना देता है। एंड अगर एसिडिक सॉइल होगी तो एसिडिक सॉइल में यूजुअली न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज होती है, लाइक आयरन, मैंगनीज या एल्युमिनियम की डेफिशिएंसी होती है। ठीक है, देन वी हैव समथिंग कॉल्ड एज कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, CEC। इट्स द मेजर ऑफ सॉइल्स एबिलिटी टू होल्ड एंड एक्सचेंज पॉजिटिवली चार्ज आयंस। कैटायंस को कितना होल्ड कर पाती है, पॉजिटिवली चार्ज आयंस को कितना सॉइल होल्ड कर पाती है, उसको कैटायन एक्सचेंज प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, जो क्ले पार्टिकल्स या फिर ऑर्गेनिक मैटर, ह्यूमस होता है, उनमें वो नेगेटिवली चार्ज सरफेस होती हैं जो कि अट्रैक्ट करती हैं या कैटायंस को या फिर पॉजिटिवली चार्ज आयंस को। तो ये जिसके अंदर जितनी ज़्यादा कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी होगी उतना वो कैल्शियम पॉजिटिव या मैग्नीशियम के या पोटेशियम, सोडियम, एल्युमिनियम, अमोनियम या हाइड्रोजन के जो पॉजिटिव आयंस या कैटायंस होंगे उनको उतना वो उनको रिटेन कर पाएंगे, उनको वो अट्रैक्ट कर पाएंगे। ठीक है, एंड ये जो ये कैटायंस होते हैं जिनको ये रिटेन करती है, जिसमें जितनी ज़्यादा कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी होगी, ऑब्वियसली ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो हायर CEC जो होगा इसका मतलब है सॉइल जो है वो ज़्यादा फर्टाइल है, क्योंकि वो ज़्यादा कैटायंस को रिटेन कर पाती है, और इसका मतलब है कि उसमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होंगे। देन वी हैव सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, या जिसको ह्यूमस भी कहते हैं। इट्स अ मिक्सचर ऑफ डिकम्पोज्ड एंड पार्शियली डिकम्पोज्ड प्लांट या एनिमल रेसिड्यू जो सॉइल में होते हैं। ये इंपॉर्टेंट होता है सॉइल हेल्थ और फर्टिलिटी के लिए। ये सॉइल के स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करता है, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इम्प्रूव करता है, एंड इसके अलावा एरेशन को भी इम्प्रूव करता है। और जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, जो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस या सल्फर की फॉर्म में जो ऑर्गेनिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते हैं, वो फिर वहाँ से डिकम्पोज होकर उसमें चले जाते हैं, जिसको मिनरलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, देन वी हैव बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी। बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी में सब हमें इस सॉइल के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना है। वी हैव माइक्रोफ्लोरा एंड माइक्रोफोना, मतलब जो छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो,
मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेसिकली जो है उनको हम माइक्रोफ्लोरा और माइक्रोफोना कहते हैं। तो सॉइल के अंदर एक बहुत ही वास्ट डाइवर्सिटी ऑफ बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी और बाकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जो कि सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन में बहुत हेल्प करते हैं। इसके अलावा न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में भी ये हेल्प करते हैं, एंड इसके अलावा सॉइल एग्रीगेट्स के बनने में भी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ये हेल्प करते हैं। इसके बाद वी हैव सॉइल फौना। सॉइल फौना में मैक्रोफोना एंड मेसोफोना आते हैं, यानी ये लार्जर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, लाइक जो माइट्स होते हैं या एंट्स, टर्माइट्स या अर्थवर्म्स जो वहाँ पाई जाती है, थोड़े बड़े एनिमल्स जो पाए जाते हैं उनको हम मैक्रोफोना कहते हैं। एंड ये सॉइल के एरेशन में हेल्प करते हैं, क्योंकि जो अर्थवर्म्स होती हैं या जो रोडेंट्स होते हैं या जो भी इंसेक्ट्स सॉइल में पाए जाते हैं वो अंदर जाते हैं, तो ऑब्वियसली वो जब अंदर जाएंगे तो वो छोटी छोटी टनल्स बनाते हैं, और वो टनल्स जो है वो सॉइल की एरेशन को बढ़ाते हैं और उसके ड्रेनेज को बढ़ाते हैं। इसके अलावा सॉइल के लेयर्स को एक दूसरे के साथ मिक्स कर देते हैं, उसको हम बायोटर्बेशन कहते हैं। इसके अलावा ऑर्गेनिक मैटर के ब्रेक डाउन में भी ये हेल्प करते हैं। इसके अलावा सॉइल के स्ट्रक्चर को भी बेहतर बनाते हैं। अर्थवर्म सबसे इंपॉर्टेंट आती है इसमें, और उनको इकोसिस्टम इंजीनियर्स भी कहा जाता है। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल। और सॉइल के बारे में मुझे लगता है जो भी आपको इसमें इंपॉर्टेंट था, जो पढ़ना था, आई थिंक इतना तो क्लियर हो गया होगा। इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह वी विल डू क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, एंड इसमें हम सॉइल के मेजर टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा सॉइल में, बिकॉज 99% चांसेस है कि सॉइल में जो क्वेश्चन आएगा वो इसी वाले पार्ट में आएगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सी इन द नेक्स्ट वन, टिल देन बाय बाय।